हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी वाला पर। मेरा नाम है अंकित मालविया। आप सभी जानते हैं सफल 2.0 बेस पर आज हम हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा जो थीम नंबर 4 या चैप्टर नंबर 4 था। टाइटल आप लोग देख पा रहे हैं, थिंकर्स बिलीव्स बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट। इट मींस विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है इसमें 600 बीसी से 600 सीई का टाइम ड्यूरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर 4 टॉपिक्स थे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 टॉपिक्स को हम कर चुके हैं। तो अब हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उनको स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। और आई थिंक हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट को कंप्लीट कर लिया जाए। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिस चैप्टर इज अ वेरी वास्ट चैप्टर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और पार्ट 1 जो है हमारा हिस्ट्री का, उसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है। हालांकि ब्रिस्क वीड्स एंड बोन्स वाला जो चैप्टर था वो भी काफी लेंथी था, उसमें भी काफी सारे टॉपिक्स थे, लेकिन इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। अराउंड 11 टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हैं। तो कोशिश करेंगे कि मोस्ट जो टॉपिक्स है उनको कंप्लीट कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े थे और उसके बाद आज क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेंगे। ठीक है, सो आप लोग देखें यहां पर कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेस। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि भाई चैप्टर में क्या पढ़ना है, और चैप्टर में क्या पढ़ना है वो बोल चुका हूं, बता चुका हूं कि 600 बीसी से 600 सी का जो इतिहास है, जो टाइम है, उस टाइम में इंडिया में जो फिलोसोफर्स हुए, जो थिंकर्स हुए, जो विचारक हुए, जो विद्वान हुए, जिन्हें मैंने आप लोगों को बताया कि वो लगभग उस समय के साइंटिस्ट की तरह थे, जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, उनके बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी में उनके इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हिस्टोरियंस ने उनके बारे में या उनका जो इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में उसे किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया है उसको समझेंगे। और जो सोर्सेस जो यूज किए गए उसके बारे में हमने बात करी, किस तरह के सोर्सेस थे। तो सोर्सेस में जैन टेक्स्ट, बौद्ध टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, इवन जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, लाइक जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, और सबसे फोकस किया गया खास सांची के स्तूप को। तो ये चीज हमने देखा यहां पर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ग्लिम्स ऑफ सांची, सांची एक झलक। 19वीं सेंचुरी में सांची किस तरह से जगह थी, वहां पर जैसे भोपाल के अंदर ये जगह आती, तो भोपाल में वहां पे नवाबों का, शासिकाओं का रूल था। शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम वहां पे रूल किया करती थी। उनका किस तरह से रोल रहा सांची को प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने में। ठीक है, ये हमने देखा। किस तरह से यूरोपियंस जो स्कॉलर्स थे वो कोशिश में लगे थे कि किस यहाँ सांची की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, वहां के मॉन्यूमेंट्स को, वहां की चीजों को वो अपने देश लेकर जाएं। ठीक है, और लेकिन वो इसमें सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी अ ग्लिम्स ऑफ सांची में। एंड देन हमने बैकग्राउंड को समझा था कि जो बैकग्राउंड था, क्योंकि हम 600 बीसी से 600 सी की बात करें, इससे पहले का जो टाइम था जिसमें वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड थे, उस ऋग्वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में जो ट्रेडिशंस, परंपराएं, प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि यज्ञ या सेक्रीफाइसेस वहां पर होते थे, उस समय पर होते थे। डिबेट्स, जो चर्चाएं होती थी, तो हमने सेक्रीफाइसेस को देखा कि जैसे स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक पीरियड में कलेक्टिवली सेक्रीफाइसेस होते थे और लोग सामूहिक रूप से यज्ञ किया करते थे। ऋग्वेद में देवी देवताओं के स्तुति में, उनके प्रेस में श्लोक्स लिखे गए हैं, वर्सेस लिखे गए हैं। ये चीज हमने देखी। लेकिन जब पोस्ट वैदिक पीरियड आता है तो इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर सेक्रीफाइसेस होने लगते हैं। थोड़े से इलोबरेटेड, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेक्रीफाइसेस होते हैं, लाइक वाजपेय यज्ञ या फिर अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जिनमें ब्राह्मण्स का जो रोल था वो ज्यादा बढ़ जाता है, पुरोहितों का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। इन चीजों को देखा। एंड देन डिबेट्स के अंदर हमने देखा कि भाई जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे, वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे और आपस में डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे। जिस जगह पर वो रुकते थे या चर्चा करते थे उसे कुठागारशाला कहा जाता था। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने देख लिया था। एंड देन एट द लास्ट हमने देखा बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, द महावीर, द मैसेज ऑफ महावीर। सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सांसारिक सुखों को छोड़ दो, सांसारिक सुखों से बाहर जो मैसेज दिया है महावीर स्वामी ने, उसको हमने देखा, जिसमें महावीर स्वामी ने सांसारिक सुखों की बजाय जो साइकिल ऑफ वर्थ और रिवर्थ है, यानी कि मुक्ति पाने के लिए जो तरीके हैं उसको उन्होंने बताया था, उसका उन्होंने महत्व समझाया था। तो उस मैसेज को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये हमने लास्ट सेशन में चीजों को कंप्लीट किया था। नाउ अब इस सेशन में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है बेटा, ये देख लो एक बार। इन दिस सेशन वी विल कवर द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, यानी बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध के द्वारा किस तरह ज्ञान की प्राप्ति की गई, ज्ञान की खोज की गई, उसको समझेंगे, यानी ये वाला टॉपिक होगा। एंड देन टीचिंग ऑफ द बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसको हम समझेंगे, किस तरह की टीचिंग्स थी और कहां से उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया गया है।
किस बुद्ध क्या सोचते थे लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, उसको समझेंगे, ठीक है। एंड देन फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के फॉलोअर्स कौन थे, ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी थे उनके बारे में जानेंगे कि स्टार्टिंग में तो जैसे ओनली मेल को ही परमिशन था बुद्ध संघ में शामिल होने का, देन फीमेल्स भी उसमें शामिल होती हैं, फिर सोसाइटी के लगभग लगभग सभी जो वर्ग हैं, कैटेगरीज हैं, उन सभी वर्ग बुद्ध संघ में शामिल होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कंडीशंस होती है कि क्या किसी प्रकार का भेदभाव रहता है, क्या किसी प्रकार के डिफरेंसेस रहते हैं जब हर एक सोसाइटी का व्यक्ति जब बुद्ध संघ में शामिल होता है, ठीक है। तो और किस तरह से वहां पे इंटरनल एक्टिविटी या एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसीज हुआ करती थी, उन सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे। फिर हम आते हैं एक स्तूप यानी कि एक प्रकार से एक बिल्डिंग, एक इमारत, एक मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू अर्ली बुद्धिज्म। प्रारंभिक बुद्ध धर्म में जो ट्रेडिशन, जो परंपराएं थी, उसमें स्तूपों को बनाया जाता था, स्तूप बनाए जाते थे। तो स्तूप जो हैं वो बुद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं रिलीजियस सेंटर हैं, धार्मिक स्थान आप लोग समझ सकते हैं, जो एसोसिएटेड है, रिलेटेड है पूरी तरह से बुद्धिज्म से। लेकिन यहां पर हम ये भी देखेंगे कि स्तूप हो सकता है कि स्तूप बुद्ध धर्म से पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से एसोसिएट हो गए हैं, जुड़ चुके हैं या संबंधित हैं किससे, बुद्धिज्म से। क्लियर। एंड देन एट द एंड हम बात करेंगे डिस्कवरिंग, खोज, कौन कौन से स्तूप की। तो कुछ स्तूप है जिनकी डिस्कवरी हुई, फिर हालांकि कुछ स्तूप जो है वो काफी प्रिजर्व हुए, काफी सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ जो थे वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रह पाए। तो हम यहाँ पे कुछ 2 स्तूपों की बात करेंगे जिनकी खोज कैसे हुई और किस तरह से उनका भाग्य रहा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अमरावती के स्तूप की और सांची के स्तूप के बारे में। ऑलरेडी कुछ बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अमरावती जो आता है आंध्र प्रदेश में, और जो सांची है ये आता है भोपाल में, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगेन वी हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, वी हैव वेरी लेंथी टॉपिक्स एंड मोस्ट बहुत सारे इनके अंदर माइक्रो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिन्हें हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि उनके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज हैं जो आपके सीयूईटी के एग्जाम में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इवन ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट आंसर में, ऐसे टाइप जो आपके आंसर होंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आंसर में भी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे समझने में, ठीक है, आंसर लिखने में। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, यानी बुद्ध और उनके द्वारा ज्ञान की खोज। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं गौतम बुद्ध की इमेज के साथ। तो गौतम बुद्ध की इमेज आप लोग देख रहे हैं भाई, देखिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की खोज, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये समझें कि गौतम बुद्ध के द्वारा जब बुद्ध धर्म स्थापित किया गया, उन्हें इनलाइटनमेंट हुआ, एंड देन उन्होंने अपना जो नॉलेज था वो डिलीवर करना शुरू किया, सेरमन्स डिलीवर किए, धीरे धीरे उनके अनुयायी बने, और कई सारे अनुयायी जब उनके बने तो उन्होंने एक बुद्ध संघ की स्थापना करी, ठीक है। लेकिन ये जो अर्ली बुद्धिज्म था, जो प्रारंभिक बुद्ध परंपरा डेवलप हो रही थी, इमर्ज हो रही थी ग्रेजुअली, इस इनिशियल या अर्ली बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के द्वारा जो संदेश दिया गया था, जो टीचिंग या बातें बताई गई थी, उसमें उन्होंने आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, स्टेच्यूज वगैरह बनाने की बात को पूरी तरह से डिनाई किया था, मना किया था। तो अर्ली बुद्धिज्म जब हम देखते हैं तो उसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई गई, उसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स लाइक स्तूपास या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि बौद्ध धर्म की परंपराओं को दर्शाया गया। लेकिन जब समय बीतता गया, गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ, गौतम बुद्ध को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, और फिर सैकड़ों सालों के बाद बुद्ध परंपराओं में बदलाव आए, कुछ नई बुद्ध ट्रेडिशंस आए, कुछ नई परंपराएं आई, जैसे महायान बुद्धिज्म हम जानते हैं। और जब ये नई परंपराएं बौद्ध धर्म में शामिल हुई, तब गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाना शुरू हुआ। तो यहां पर जैसे आप मूर्तियां देखते हैं, आप इमेजेस देखते हैं, आपने गौतम बुद्ध की इमेजेस देखी हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं, ये शुरू हुआ जब नए ट्रेडिशंस बुद्धिज्म में जुड़े, जिनको हम महायान बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। बुद्ध धर्म में जो 3 सेक्ट हैं, 3 संप्रदाय हैं, सबसे पहला हीनयान, महायान और एक है वज्रयान, ठीक है। तो उनके बारे में भी जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनमें पढ़ेंगे, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अब गौतम बुद्ध की जब भी आप इमेज देखोगे, या महावीर स्वामी की, जब भी आप किसी महान व्यक्ति की इमेज देखते हो, तो कुछ ना कुछ उसमें संदेश होता है। तो गौतम बुद्ध की जब आप इमेज देखोगे तो कुछ ना कुछ उसमें संदेश होता है। उनके जो हैंड जेस्चर्स हैं, ठीक है, हाथों की जो मुद्राएं हैं, वो कुछ ना कुछ आपको संदेश देते हैं। ये जो आप हैंड जेस्चर देख रहे हैं गौतम बुद्ध का, इसे वितर्क मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे गौतम बुद्ध के ऐसे इमेज होते हैं जिसमें एक हाथ उनका भूमि को टच कर रहा होता है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। और भी कई सारे उनके हैंड जेस्चर्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट उनके सिग्निफिकेंस होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। नाउ
हमारा यहाँ पे टारगेट है बुद्ध के बारे में हल्का सा नॉलेज, कुछ बातें, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जिस टाइम ड्यूरेशन को हम पढ़ रहे हैं, हम यहां पर बात करें 600 बीसी से 600 सी की, तो बेटा इस टाइम ड्यूरेशन में सबसे महान टीचर्स जो हुए, क्योंकि हम टीचर्स या थिंकर्स की बात कर रहे हैं, फिलोसोफर्स, विद्वानों की बात कर रहे हैं, सबसे महान विद्वान जो हुए वो गौतम बुद्ध हुए। इस टाइम में, इस समय पर भारत के अंदर सबसे महान टीचर या थिंकर जो थे, फिलोसोफर जो थे, विद्वान जो थे, वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिव टीचर, जिनका बड़ा प्रभाव था, बहुत प्रभाव था, और इनके जो आइडियाज थे, इनके जो विचार थे, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो स्प्रेड हुए ही, लेकिन सैकड़ों वर्षों के दौरान इनके जो आइडियाज और विचार थे, इनके जो बिलीफ्स थे, वो धीरे धीरे सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी स्प्रेड हुए, कई सारे देशों में फैले, और इनके फॉलोअर्स कई देशों में बने। जैसे इंडिया के अलावा अगर हम देखें तो नेपाल, भूटान, चाइना इतना बड़ा देश है। इसके अलावा इंडिया के साउथ में श्रीलंका, ईस्ट में अगर हम देखें तो थाईलैंड, म्यांमार, इन सभी देशों में जो लोग हैं वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म के फॉलोअर हैं। तो ये गौतम बुद्ध का इन्फ्लुएंस था, ये गौतम बुद्ध का प्रभाव था कि सैकड़ों वर्षों के दौरान इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर भी फैले, इनका मैसेज इंडिया के बाहर भी स्प्रेड हुआ। ठीक है, जैसे हमने कंपेयर किया है लाइक इन द प्रीवियस सेशन जैनिज्म और बुद्धिज्म को, तो जैनिज्म जो ट्रेडिशन या धर्म है, परंपराएं है, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुई, लेकिन बुद्धिज्म जो है, गौतम बुद्ध का जो मैसेज है, इंडिया के बाहर भी स्प्रेड हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have the next concept or next point, that how do we know about the Buddha's teaching? किस तरह से हमें बुद्ध के बारे में या उनकी शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन, किस तरह से बुद्ध की शिक्षाओं का पता चला। देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि गौतम बुद्ध ने अपनी जो बातें हैं, अपनी जो शिक्षाएं हैं, अपनी जो बिलीफ्स हैं, वो सेरमन्स के दौरान, ठीक है, डिस्कशन और डिबेट्स के दौरान पब्लिक को स्प्रेड करी, पब्लिक के सामने बोली। तो जो कुछ भी उन्होंने बोला ड्यूरिंग हिज लाइफ, उनके लाइफ टाइम में, ठीक है, जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक जो कुछ भी उन्होंने पब्लिक को बताया, बोला, वो सब ओरली चल रहा था, किसी भी बात को रिटर्न फॉर्म में कंपाइल नहीं किया था। लेकिन आफ्टर देयर साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के बाद जब बुद्ध काउंसिल्स हुए और फिर जब गौतम बुद्ध की बातों को कंपाइल किया गया, तब जो कंपाइलेशन हुआ, जो टेक्स्ट लिखे गए, उनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और उन त्रिपिटक में एक जो टेक्स्ट है जिसे सुत्त पिटक कहा जाता है, सुत्त पिटक जो है उसमें गौतम बुद्ध की बातों को, उनकी शिक्षाओं को कंपाइल किया गया है। तो अब ये जो क्वेश्चन आपका आता है कि किस तरह से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता चल पाया, तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता चल पाएगा हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों से, खासतौर से सुत्त पिटक। जब इन ग्रंथों को इतिहासकारों ने पढ़ा, उन्हें एडिट किया, उन्हें ट्रांसलेट किया, उन्हें पब्लिश किया, इसमें उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी, बहुत परिश्रम उनका लगा, बहुत केयरफुली उन्होंने काम किया। एट द एंड उन्हें पता चल पाया गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में। एक तो बात आपको पता चली कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का हमें पता चलता है बौद्ध ग्रंथों से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, जिन्हें हिस्टोरियंस ने काफी केयरफुली और काफी हार्ड वर्क करके एडिट किया, ट्रांसलेट किया और एनालाइज किया, और फिर ये चीजें पता करी। लेकिन एक और भी माध्यम है, और वो जो दूसरा माध्यम है बेटा, वो है हीजियोग्राफीज को स्टडी करके। किन्हें स्टडी करके? हीजियोग्राफीज को भी पढ़ा गया हिस्टोरियंस के द्वारा। तो ये हीजियोग्राफीज क्या होती है बेटा? आप लोग जानते हो कि आपने ऑटोबायोग्राफी की तरह ही ये टर्म दिखाई दे रहा है हल्का सा, हीजियोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी आपने सुना होगा। देखिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि अगर मैं अपने जीवन के बारे में एक बुक लिख दूं तो उसे मैं बोलूंगा ऑटोबायोग्राफी। जब एक व्यक्ति अपने बारे में खुद से लिखता तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और जब एक व्यक्ति के बारे में एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके जीवन के बारे में लिखा जाता है तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। ये भी आपने सुना होगा। तो यहां पे ए के बारे में अगर बी लिख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे। लेकिन अगर ए जो बंदा है, ए जो पर्सन है, अगर वो एक सेंट है, अगर वो एक क्या है, साधु है, संत है, तो जब साधु या संत के जीवन के बारे में लिखा जाता है, उनके जीवन के लाइफ के बारे में लिखा जाता है, तो इस तरह की जो बायोग्राफी होती है इसे क्या कहा जाता है? हीजियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, संत चरित्र। तो गौतम बुद्ध के साल्वेशन के बाद, उनके साल्वेशन के बाद कई सारे लोगों के द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन को लिखा गया, उनके लाइफ के इवेंट्स को लिखा गया, जिन्हें हीजियोग्राफीज या संत चरित्र कहा जाता है। तो हिस्टोरियंस ने उन हीजियोग्राफीज को भी स्टडी किया, उनको भी देखा, और वहां से भी गौतम बुद्ध के जीवन को समझने की कोशिश की। तो अब आप लोगों को इसका आंसर मिल पाया होगा कि
किस तरह से पता चल पाया गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में, उनके लाइफ, उनके जीवन के बारे में। जब इन बुक्स को, इन ट्रेडिशंस को, जब इन बातों को पढ़ा गया, जिससे ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। अब उनके लाइफ से एसोसिएटेड कुछ चीजें आपको बताऊं। इन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो हिस्टोरियंस को पता चला वो ये पता चला कि गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, और जिस ट्राइब में, जिस क्लान में इनका जन्म हुआ था, उस क्लान का नाम था साक्यगण। साक्यगण एक कबीला था, एक गण था, एक रिपब्लिक स्टेट था जहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, तो इनका जन्म एक साक्य गण के अंदर हुआ। साक्य गण एक क्षत्रिय गण था जिसमें इनका जन्म होता है। पिता का नाम शुद्धोधन था। जिस दिन इनका जन्म हुआ, देखिए ऐसा होता है ना कि ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है तो वोमेन्स, महिलाएं क्या करती हैं, अपने फादर के घर पर जाती हैं। तो जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस समय पर इनकी जो मदर थी वो अपने फादर के घर पर जा रही थी, और रास्ते में ही गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। जिस जगह पर जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, उस जगह का नाम लुम्बिनी, ये जगह नेपाल में आती है, ठीक है। लुम्बिनी कपिलवस्तु आपने सुना होगा, वहां पे इनका जन्म होता है, लुम्बिनी में। जब इनका जन्म हुआ तो जो भविष्यवाणी करने वाले जो लोग थे उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की, फोरकास्टिंग की अबाउट द गौतम बुद्ध, उनको देखकर। और भविष्यवाणी में उन्होंने ये कहा कि ये जो बालक है ये अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे चलकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या ये बहुत बड़ा संत बनेगा, साधु बनेगा। जैसे ये घोषणा की गई, ये भविष्यवाणी की गई, गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, इन्हें बड़ा ही दुख हुआ। हालांकि राजा बनेगा इस बात पे तो वो खुश हुए, लेकिन साधु या संत बनेगा इस बात पे वो काफी दुखी हुए, क्योंकि अगर वो राजा बने तो उनकी ही लीनेज को, उनके ही कार्य को वो आगे बढ़ाते, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़िया था। लेकिन अगर ये साधु बनते तो ये इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार का दुख था, तकलीफ थी, तभी उन्होंने अपने घर को, परिवार को त्यागा और वो साधु बने होंगे। तो इस बात से चिंतित हुए इनके पिता शुद्धोधन, और उन्होंने डिसाइड किया कि इनके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख को वो आने ही नहीं देंगे, किसी प्रकार की तकलीफ को वो आने ही नहीं देंगे। इसीलिए गौतम बुद्ध को एक महल के अंदर, एक पैलेस के अंदर रखा गया। हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की सारी के सारे जो बेनिफिट्स थे वो उनको वहां पर मुहैया कराए जाते। सारे के सारे जो उनके स्लेव्स या नौकर होते वो बहुत ही यंग, डायनामिक और खूबसूरत लोग होते। सारी फैसिलिटीज उनको महल के अंदर प्रोवाइड कराई जाती। लेकिन अचानक एक दिन गौतम बुद्ध अपने चैरियोटर चन्न से ये कहते कि उन्हें अपने शहर में सैर के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, बाहर जाना है। तो एक दिन गौतम बुद्ध डिसाइड करते अपने शहर में घूमने के लिए, अपनी सिटी को ट्रेवल करने के लिए, और फिर अपने सारथी के साथ वो निकल जाते, ठीक है। अब इतने दिनों से महल के अंदर रह रहे थे, सारी सुख सुविधाएं वहां पर थी, सभी अच्छे यंग लोग थे, लेकिन अब ये पहली बार घर से, महल से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये बाहरी दुनिया में जा रहे हैं तो ये जो बाहरी दुनिया में इनकी जो पहली ट्रेवलिंग थी, जो पहली यात्रा थी, ये बहुत ज्यादा इनके लिए क्या हुई, पीड़ादायक हुई। क्या हुई, पीड़ादायक हुई। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये जो हमने अभी सोर्सेस की बात करी, उन सोर्सेस से ये कुछ इंफॉर्मेशन पता चली कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक चीफ, एक सरदार जो शाक्य गण के थे, उनके पुत्र थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। ही हैड अ शेल्टर्ड, इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता का भी निधन हो गया था। अराउंड 6 या 7 डेज के बाद ही इनकी मदर का डेथ हो गई थी, और यशोधरा इनकी माता का नाम था। और फिर इनकी जो मौसी थी उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, ठीक है। हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जानते होंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो फिर क्या हुआ कि इनका जो अपब्रिंगिंग हुई, इन्हें कहाँ पर इनकी अपब्रिंगिंग हुई, तो एक महल में इनकी अपब्रिंगिंग हुई, इनका पालन पोषण हुआ, इनका बचपन बीता। इंसल्टेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ, जीवन के जितने भी दुख तकलीफ है इनसे इन्हें दूर रखा गया, कुछ बातें ही नहीं पता चल पाई। लेकिन एक दिन अचानक ही अपने चैरियोटर से बोलते हैं कि उन्हें सिटी बाहर निकलना है, शहर में घूमने जाना है। और ये जो इनकी पहली ट्रेवलिंग थी ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक, टर्मेटिक साबित हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये शहर में निकले, घूमने बाहर निकले, तो क्या ऐसा हुआ जो इनके लिए बहुत पीड़ादायक हुआ और टर्निंग पॉइंट बन गया जीवन का। क्या बन गया, टर्निंग पॉइंट। ये घटना अगर नहीं घटी होती तो इस दुनिया को गौतम बुद्ध नहीं मिलते, इस दुनिया को बुद्ध का ज्ञान नहीं मिलता। ये घटना अगर नहीं घटी होती तो दुनिया में बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध के संदेश नहीं आए होते। तो वो घटना ये थी कि जैसे ही वो शहर में निकले तो उनके सामने कुछ दृश्य आए, कुछ सीन उनके सामने आए। और क्या सीन आए, सबसे पहले उन्हें एक
ओल्ड, एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो बीमारियों से ग्रसित था, जब उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तब अपने सारथी से पूछा कि भाई ये क्या है, क्योंकि पहली बार एक ओल्ड एज व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग को देखा। अभी तक यंग डायनामिक खूबसूरत लोगों को देख रहे थे, अब एक बुजुर्ग को देखा। थोड़ी दूरी पर एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था, अंतिम संस्कार के लिए एक मृत शरीर को ले जाया जा रहा था। जब उसको देखा तो गौतम बुद्ध और ज्यादा दुखी हुए और पूछा कि भाई ये क्या है, ये कौन है। तब सारथी के द्वारा बताया गया कि उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और उसे अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। गौतम बुद्ध के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पीड़ा और दुख, तकलीफ और एकदम से कई सारे क्वेश्चंस थे और सारथी से वो पूछते गए। सारथी बताता गया कि एक दिन हर व्यक्ति बुजुर्ग होगा, एक दिन हर व्यक्ति बीमार होगा और एक दिन उसकी मृत्यु होगी। तो गौतम बुद्ध ने पूछा क्या ये मेरे साथ भी होगा? तो सारथी ने कहा हाँ, सभी के साथ होगा। ये सारी बातों को सुनकर गौतम बुद्ध बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही चिंतित हुए, चेहरे पर कई सारे क्वेश्चंस थे। तभी उन्हें एक और दृश्य दिखाई दिया, और वो दृश्य क्या दिखाई दिया, वो दृश्य आप यहां देखोगे। इसी के बाद उन्हें एक और दृश्य दिखाई दिया, और वो था कि एक शांति से बैठा हुआ साधु, शांति से बैठा हुआ एक साधु जो मेडिटेशन कर रहा था, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन था। जब उसे देखा तो फिर सारथी से पूछा कि यार ये जो साधु हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये इतना चिंतित, इनके चेहरे पर कोई चिंता क्यों नहीं दिख रही है? इन्हें बुढ़ापे का डर नहीं है, इन्हें बीमारी का डर नहीं है, इन्हें मृत्यु का डर नहीं है, इतना शांति इन्होंने पा ली है, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो ये सारी चीजें पहली बार देख रहे थे। आप लोग देख सकते हैं, ये उनका हॉर्स है जिसका नाम कंथक था, ये उनका सारथी जिसका नाम चन्न था, और यहाँ पर गौतम बुद्ध अपने रथ के ऊपर बैठकर आए हैं। उन्हें एक डेड बॉडी, एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है, एक डेड बॉडी दिख रही है, और एट द एंड उन्हें एक साधु दिखा। ठीक है, तो यहां पर सारथी के द्वारा बताया गया कि भाई देखिए, जो साधु संत व्यक्ति लोग जो होते हैं, ये अपने परिवार को, लालच को, माया को, मोह को, प्रॉपर्टी को, सबको छोड़कर त्याग दिया है, और अब ये इसी तरह मेडिटेशन करेंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, और एक दिन इसी तरह मेडिटेशन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे, फ्री हो जाएंगे इस दुनिया से, इस साइकिल से। समझ गए? तो इसी के बाद गौतम बुद्ध ने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भाई मैं भी इसी रास्ते पर चलूंगा, एंड वेरी सून ही रिनाउंस हिज फैमिली। और बहुत जल्दी इन्होंने अपने परिवार को, इस घटना के बाद अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और ये पहुंच गए, ये बन गए एक साधु, एक संत। और उसी के बाद इन्होंने तय किया, इन्होंने एक रिसर्च, एक खोज शुरू कर दी, और वो खोज थी सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज। इस लाइफ का जो, इस दुनिया का, इस जीवन का जो रहस्य है, उसकी खोज उन्होंने शुरू कर दी। कई रास्ते अपनाए, कई तरीके अपनाए, एट द एंड उन्हें मेडिटेशन की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी थी, ये स्टोरी थी, ये बात थी गौतम बुद्ध की। नाउ जो समझाया उसी को एक बार देख लेते हैं। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है, तो जिन बच्चों की शिकायत है कि सर हिंदी में नहीं कंटेंट देते हैं, तो आप लोग हिंदी में भी देखिए, इंग्लिश में भी आपके पास अवेलेबल है। तो इंग्लिश के बच्चों को तो ऑलरेडी कंटेंट मिल रहा है, हिंदी के बच्चों के लिए हिंदी में भी मैं कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूं। ठीक है, ही ऑल्सो सॉ अ होमलेस मेडिकेंट्स, जैसे मैंने बताया 3 दृश्य तो देखे, एट द एंड उनको एक मेडिकेंट यानी एक तपस्वी दिखा। तपस्वी को देखने के बाद इन्होंने पूछा कि यार इस व्यक्ति को तो बुढ़ापे का डर नहीं है, इस व्यक्ति को बीमारी का डर नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है, और ये बड़ा शांति से बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा है, आखिर कैसे पॉसिबल है? तब सारथी के द्वारा जो बातें उन्हें बताई गई, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि आई ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ, मैं भी इसी रास्ते पर चलूंगा। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड एडॉप्ट द सेम पाथ, उन्होंने भी उस रास्ते को अपनाया, एंड वेरी सून ही रिनाउंस हिज हाउस और हिज पैलेस। तो इन्होंने अपना परिवार, फैमिली, सब कुछ त्याग दिया। समझ गए? अब आप इस लॉजिक को समझें कि इन्होंने जो अपना परिवार, जो फैमिली को त्यागा, क्योंकि ये तो राजा के बेटे हैं, पूरा जीवन सुख शांति से बीत जाता, लेकिन फैमिली को त्यागा क्यों? मनुष्य, मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए, क्योंकि ये दुखी थे, इन्होंने दुखी व्यक्ति को देखा था, तो उन्होंने उस चीज को खोजना चाहा कि मानव के जीवन में ये जो दुख हैं, ये जो तकलीफें हैं, इसका कारण क्या है। उस कारण को खोजना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया, और आखिरकार उन्होंने उस कारण को खोज लिया कि मानव के जीवन के जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं हमेशा, उसको कैसे, उससे वो फ्री हो सकता है। इस चीज के लिए, मानवता के लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखें, सिद्धार्थ एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ, कई रास्ते अपनाए अपने इस रियलिटी को पता करने के लिए, खोजने के लिए, लेकिन उसमें एक रास्ता यह भी था अपने शरीर को, अपने आप को कष्ट देना, तकलीफें देना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ही क्लोज, बहुत ही नियर बाई डेथ, मृत्यु के बहुत निकट पहुंच गए इन तरीकों से। तो अब इन तरीकों को छोड़ा, ये सभी एक्सट्रीम पाथ को छोड़ दिया, और
फिर कुछ दिनों तक अकेले में एक स्थान पर बैठ गए और वहां पर मेडिटेशन किया। एट द एंड उन्हें उस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे जिस पवित्र जगह पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस जगह का नाम था बोध गया। तो एट द एंड गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पर होती है आप सभी जानते हैं, बोध गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ गए? जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे इनलाइटनमेंट हुआ, उसी के बाद गौतम बुद्ध ने अपने नॉलेज को डिलीवर करना शुरू किया, सेरमन्स डिलीवर करना शुरू किया। उनके अनुयायी बनते गए। धीरे धीरे उन्होंने एक संघ को स्टेब्लिश किया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की, जिसे हम बुद्ध संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बाकी जीवन इन्होंने क्या किया, अपनी टीचिंग को, अपनी शिक्षाओं को धम्म के रूप में डिलीवर किया। राइटियस लिविंग, यानी कि एक सच्चे या सीधे सिंपल सम्यक तरीके से जीवन यापन करने का संदेश दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बातें आप लोग क्लियर हो गई, इनलाइटनमेंट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारे सामने क्या है बेटा, द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाएं। अभी तक तो हम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस सर्च के बारे में बात कर रहे थे। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक। टॉपिक अगला जो है वो क्या है, वो है बुद्ध की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि बुद्ध के जीवन में जो बातें पता चली, उसमें हिजियोग्राफीज का रोल है, उसमें बुद्ध टेक्स्ट जो है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनका रोल है। लेकिन उसमें जैसे हमने त्रिपिटकों की बात करी, विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। अब विनय पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स होते हैं, नन्स होती हैं, उनके रूल्स हैं, उनके लिए उन्हें किस तरह से रहना है, वो सारे बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स वहां पर है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध ने जो सेरमन्स डिलीवर किए थे, जो बातें उन्होंने डिबेट्स डिस्कशन में कही थी, जो टीचिंग्स उनकी थी, उन्हें मेंशन किया गया। तो यहां पर जब आप ये क्वेश्चन करते हो कि भाई इनकी शिक्षा को कहां से हिस्टोरियन ने रिकंस्ट्रक्ट किया, इनकी शिक्षाओं के बारे में कहां से पता चली बातें, तो आपका आंसर होगा द स्टोरीज। ठीक है, वो कहानियां जो कहां पर मेंशन है, जो मेंशन है सुत्त पिटाका के अंदर। सो द इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी। इसका आंसर होगा फाउंड मेनली इन द सुत्त पिटाका। तो ये चीजें हमें पता चलती है उन कहानियों से जो कहां पर मेंशन की गई है, सुत्त पिटाका के अंदर। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब आगे देखिए, कुछ ऐसी कहानियां हैं, जब हम इस सुत्त पिटाका को हिस्टोरियंस ने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें गौतम बुद्ध के मिरेकल, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं जादुई ताकत के बारे में से संबंधित है, एसोसिएटेड है। तो कुछ ऐसी स्टोरीज हमें देखने को मिलेगी उसमें जिसमें मिरेक्लियस पावर का मतलब होता है अलौकिक शक्तियां, जैसे भगवान या देवताओं के पास होती है ना, उस तरह की शक्तियां गौतम बुद्ध के पास थी। इस तरह की कहानियां भी हमें देखने को मिलती है। हालांकि कुछ कहानियों में गौतम बुद्ध पब्लिक को या जनता को या फिर अपने अनुयायियों को अलौकिक या मिरेक्लियस पावर की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तर्क से समझाने की कोशिश करते हैं, रियलिटी बताने की कोशिश करते हैं, बजाय कि कोई सुपर नेचुरल पावर को वो यहां पर यूज करते हैं या दिखाते हैं। तो कुछ कहानियां हैं जिसमें उनकी मिरेक्लियस पावर को वो बताती हैं, और कुछ कहानियों में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध किसी प्रकार से सुपर नेचुरल पावर की बजाय एक तर्क से, एक सिस्टमेटिक जो रियलिटी होती है उससे वो समझाने की लोगों को कोशिश करते हैं। तो कुछ कहानियों में तो आप ये देखेंगे मिरेक्युलस पावर, और कुछ कहानियां सजेस्ट करती है कि बुद्ध ने कोशिश करी कन्विंस करने की लोगों को थ्रू द रीजन एंड परसुएशन। ठीक है, रीजन एंड परसुएशन का मतलब होता है कि विवेक और तर्क के आधार पर, बजाय कोई सुपर नेचुरल पावर, जादुई शक्तियां, उसकी बजाय इन्होंने रीजन और परसुएशन से, तर्क और विवेक से लोगों को समझाने की कोशिश की। विथ एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक बार एक महिला गौतम बुद्ध के पास आती है, उसके बेटे की मृत्यु हुई होती है। अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर वो बुद्ध के पास आती है और बुद्ध से वो इच्छा रखती है कि बुद्ध उसके बेटे को जीवित कर देंगे। लेकिन बुद्ध के द्वारा समझाया जाता है कि मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, यानी कि वो एकदम उसे टाला नहीं जा सकता, अगर वो है तो है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने रीजन और परसुएशन के जरिए, विवेक और तर्क के जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश की, पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश की, बजाय की सुपर नेचुरल पावर। तो इस तरह की भी हमें कहानी, स्टोरीज मिलती है और इनसे हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोसाइटी के बारे में, अच्छा पहले बुद्ध धर्म की फिलोसॉफीज को देख लेते हैं। हमने जैन फिलोसॉफी पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, जैन फिलोसॉफी पढ़ी थी। अब हम बुद्ध फिलोसॉफी को पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म की फिलोसॉफी और जैन धर्म की फिलोसॉफी
दोनों ही फिलोसॉफीज को, दोनों ही दर्शनों को कंपेयर करते हुए आपको चलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कंपेयर करके पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमने जैन फिलोसॉफी में ये देखा है कि जैन फिलोसॉफी में ये मान्यता थी कि दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं या ये जो दुनिया है, ये सोलफुल है, इसमें आत्मा होती है, हर एक चीज के अंदर जीवन होता है, लाइफ होती है, सोल होती है, आत्मा होती है। ये चीज को हमने देखा था। लेकिन बुद्ध फिलोसॉफी ये कहती है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये क्षण भंगुर है, चेंजिंग है, यानी लगातार बदल रही है, ट्रांजिएंट है, ठीक है, जिसमें चेंज आएगा, जो खत्म हो जाएगा, जो परिवर्तनशील है, ठीक है, इस चीज को वो मानते हैं। और आत्मा वाला जो पॉइंट है, तो पहली चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई, बुद्ध फिलोसॉफी में क्या मान्यता है, क्या माना गया है कि दुनिया क्षणभंगुर है, चेंजिंग है, रेडी टू चेंज है, कन्वर्ट या बदल रही है या बदल जाएगी, या क्षणभंगुर है, ब्रिटल है, बदलने योग्य है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आती है सोल की, आत्मा की। तो बुद्धिज्म में आत्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है, सोल वाली जो बात है कि भाई आत्मा होती है, और जैसे हमने जैन धर्म में देखा, निर्जीव और सजीव दोनों में ही माना गया था, लेकिन बुद्धिज्म में आत्मा वाले कॉन्सेप्ट को नहीं माना गया, यानी सोल वाला जो बिलीव है उसको नहीं माना गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखें, बुद्ध फिलोसॉफी में आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं माना गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर कर्म की बात की जाए तो जैनिज्म में भी कर्म के सिद्धांत को माना गया और बुद्धिज्म भी कर्म के सिद्धांत को मानता है। तो बेटा आप लोग देखें यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक में आप लोगों को बताऊं, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, जो दुनिया है वो ट्रांजिएंट है, परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस आएगा, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी परिवर्तनशील है, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो सोललेस, इसमें सोल यानी आत्मा नहीं है, ठीक है। जबकि जैनिज्म में क्या देखा था, कंकर, पत्थर, मिट्टी, अजीब, सरजीव, निजीब, सब में आत्मा है, ठीक है। एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा, इटर्नल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन द ट्रांजिएंट वर्ल्ड, इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में अब मैं आप लोगों को वापस यहां पर आता हूं और बताता हूं कि तीसरी चीज जो इन्होंने बताई कि इस परिवर्तनशील दुनिया में जो चीज मनुष्य के साथ, मानव के साथ हमेशा रहेगी, वो है क्या, उसके दुख। तो जो दुख है ना बेटा, आप ये समझ के चलो कि दुख मानव के साथ हमेशा एसोसिएट रहेगा, जुड़ा रहेगा, गौतम बुद्ध ने बता दिया। गौतम बुद्ध ने अपनी फिलोसॉफी में, बुद्ध फिलोसॉफी में यह बताया कि मानव के साथ, मनुष्य के साथ, मानव प्रजाति के साथ जो सोरो है, जो दुख है, उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। लेकिन रास्ता भी बताया है, लेकिन तरीका भी बताया है कि किस तरह से हम इस दुख से फ्री हो सकते हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक तरीका बताया। क्या तरीका बताया कि जैसे जैनिज्म में क्या होता है, बहुत ही एक्सट्रीम तरीके हैं, बहुत ही कठोर व्रत का पालन किया जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम। तो बुद्ध फिलोसॉफी के अंदर ना तो बहुत एक्सट्रीम तरीके की बात कही गई है, और ना ही बहुत ही लग्जीरियस, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही साधारण, बहुत ही आलसियों वाले तरीके को उन्होंने फॉलो करने की बात की है। तो ना तो बहुत एक्सट्रीम तरीके को अपनाने की बात कही है, और ना ही बहुत ज्यादा साधारण, सिंपल बोल सकते हैं तरीके को अपनाने की बात की। तो फिर क्या कहा इन्होंने, बताया है एक बहुत ही बीच का रास्ता, जिसे हम बोल सकते हैं मॉडरेट, यानी मध्यम मार्ग। इस दुख से फ्री होने के लिए ना तो बहुत कठोर रास्ते पर चलना चाहिए, और ना ही बहुत साधारण, सिंपल, सरल तरीके पर को अपनाना चाहिए। हमें अपनाना चाहिए मॉडरेट, यानी मध्यम मार्ग। तो बेटा बौद्ध फिलोसॉफी को ध्यान से समझो। बौद्ध फिलोसॉफी में क्या बताया गया है गौतम बुद्ध ने, कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो क्या है, चेंजिंग है, यानी परिवर्तनशील है, ठीक है। वर्ल्ड क्या है, चेंजफुल है, चेंजिंग, चेंज इसमें आता है, ठीक है। सोललेस है दुनिया, सारी चीजें क्या है, आत्मा विहीन है। सोरो मनुष्य के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, उसके लिए ना तो बहुत कठोर रास्ता अपनाना चाहिए, ना ही बहुत सिंपल, लेकिन मॉडरेट यानी मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर। तो यहां पर मैंने आपको जो फिलोसॉफीज बताई उसमें आप लोग देखें कि विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो यानी दुख इज इंटरेस्टिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला फैक्ट। इट इज बाई द फॉलोइंग ऑफ पाथ ऑफ मॉडरेशन। तो अब ये रास्ता जो मैंने आपको बताया कि मध्यम मार्ग पर चलकर हम इस चीज से फ्री हो सकते हैं। ना तो हमें बहुत ही सीवर पेन है, यानी बहुत कठोर अपने आप को
रास्ते पर भी नहीं चलना और ना ही बहुत सेल्फ इंडल्जेंस यानी बहुत ही सरल तरीके को अपनाना, ठीक है, मध्यम मार्ग पर चलना है। नाउ एक और खास चीज, इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स, प्रारंभिक, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, और जब हम अर्ली बुद्धिज्म की बात करते हैं, अर्ली जब बुद्धिज्म की बात करते हैं, जब प्रारंभिक बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो अर्ली बुद्धिज्म में जैसे मैंने बोला कि गौतम बुद्ध ने स्टेच्यूज, मूर्तियां, इन सारे पॉइंट्स को डिनाई किया था, इन सारी चीजों को डिस्कार्ड किया था, ठीक है, मना किया था। तो अर्ली बुद्धिज्म में ईश्वर के एग्जिस्टेंस यानी ईश्वर की उपस्थिति को लेकर कोई बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस नहीं था कि ईश्वर है नहीं है, उस एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ज्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट या फिर खास बात यहां पर नहीं थी। सो इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड, ठीक है, कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, इस बात पर कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस, बहुत ज्यादा ये रिलेवेंट नहीं था, ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं था, अप्रासंगिक था, मतलब गॉड है नहीं है इस बात का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ये मान्यता है, ये फिलोसॉफी है बुद्ध धर्म की। एवरीवन कैन गेट साल्वेशन, इंडिविजुअल जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये फिलोसॉफी हमने पहले भी चैप्टर 3 और इसमें भी पहले पार्ट में भी देखी थी। आगे बढ़ते हैं नाउ, अब सोसाइटी या सोशल लाइफ के बारे में गौतम बुद्ध क्या मानते हैं, क्या उनके मान्यता है, क्या उनकी विचार है। तो यहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, इवन हमने इस कॉन्सेप्ट को चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा, सोसाइटी या सोशल कंडीशंस के बारे में गौतम बुद्ध क्या मानते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या व्यूज हैं। तो बेटा इसमें गौतम बुद्ध का यह मानना है कि जो सोशल कंडीशंस हैं, जो सोसाइटी, जो सामाजिक जीवन हम जीते हैं, ये किसी भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है, ये मेन मेड है। तो ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो सोशल लाइफ हम जीते हैं, ये मेन मेड है। ये क्या है? मेन मेड है। ये गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा क्रिएट नहीं हुआ है। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के नियम, सिद्धांत जो भी हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है, ये मेन मेड है व्यवस्था, ये ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये गौतम बुद्ध के द्वारा माना गया। इसीलिए गौतम बुद्ध ने ये कहा कि भाई देखिए, सोसाइटी में किंग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर जो हेड होता है उसको क्या कहा जाता है? गृहपति कहा जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है, सलाह दी है, एडवाइस दी है राजाओं को और गृहपतियों को, क्योंकि परिवार में इनकी पावर चलती है और राज्य में राजा की पावर चलती है। इन्हें ये सलाह दी गई है गौतम बुद्ध के द्वारा कि इन्हें बहुत ज्यादा क्या होने चाहिए? बहुत ज्यादा सरल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध का मानना है। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध ये भी कहते हैं, समझाते हैं, अपनी शिक्षा में मानते हैं कि सोसाइटी में जो भी पद्धति, जो भी तरीके चल रहे हैं, दैट कैन बी चेंज इफ पीपल वांट्स। यदि लोग चाहें तो उस व्यवस्था को वो बदल सकते हैं। ये कोई ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है, कोई नेचुरल पद्धति नहीं है, ये मेन मेड सिस्टम है। और हम चाहें या लोग चाहें तो इस पद्धति को बदल सकते हैं। यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, सोसाइटी, सोशल कंडीशंस के बारे में गौतम बुद्ध का क्या कहना है, मानना है। द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन द डिवाइन ओरिजिन। ऐसा नहीं है कि डिवाइन ओरिजिन नहीं है, मानव ने ही क्रिएट किया है, ठीक है। ये एकदम अपोजिट है ब्राह्मणिकल आइडियाज से, क्योंकि ब्राह्मणिकल आइडियाज में जैसे 4 वर्ण हैं और उसको कनेक्ट किया गया है देवता के साथ, ईश्वर के साथ, कि भाई ब्रह्मा के शरीर के 4 अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो ये उस चीज को डिस्कार्ड करते हैं, ये फिलोसॉफी उस फिलोसॉफी को डिस्कार्ड करती है, ठीक है। नाउ देयरफॉर ही एडवाइज्ड द किंग, इसलिए उन्होंने क्या किया? राजा को और गृहपति को एडवाइस दिया है कि इन्हें बहुत ज्यादा एथिकल और ह्यूमन होना चाहिए, बहुत ही दयावान और आचारवान होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोग देखें कि इंडिविजुअल एफर्ट्स से अगर व्यक्तिगत प्रयास किए जाएं तो हम अपनी व्यवस्था को बदल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही पुराने समय पर, बहुत ही आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा इस तरह की शिक्षाएं या नॉलेज स्प्रेड किया गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट emphasized
इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन। तो अब इस पॉइंट को समझें। मैंने आप लोगों को बुद्ध फिलोसॉफी में ही थोड़ी देर पहले बताया कि गौतम बुद्ध का यह मानना है कि इंडिविजुअल लेवल पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ओनली बाय द राइटियस एक्शन। अगर आपके कर्म अच्छे हों, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, देन यू कैन गेट द साल्वेशन, यू कैन फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मृत्यु और जन्म के साइकिल से फ्री हुआ जा सकता है। तो यहां पे आप देखें, इज द मीन टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निर्वाण। तो अगर निर्वाण, सेल्फ रियलाइजेशन या ज्ञान की प्राप्ति करना है, नॉलेज की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, ठीक है, इस साइकिल से फ्री होना है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर यह कर सकते हो। ठीक है, ये चीज इनके द्वारा बताई गई। भाई ये निर्वाण शब्द का मतलब होता है क्या होना, कि फ्री होना। क्या होना? फ्री होना। किस चीज से फ्री होना? फ्री होना एक तो साइकिल ऑफ बर्थ और रिवर्थ से मोक्ष की प्राप्ति होना। इसके अलावा लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ ईगो एंड डिजायर, घमंड और जो इच्छा होती है। देखिए दुख का कारण ही क्या है? निर्वाण प्राप्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त हो जाना। ठीक है, इनलाइटनमेंट हो जाना यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। मतलब क्या हुआ कि जीवन में जो दुख है उनसे फ्री हो गए। और दुख कैसे आता है? दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण होता है डिजायर, दुख का कारण होता है ईगो, घमंड, ईर्ष्या। इन चीजों से जब आप फ्री हो गए, इसका मतलब आपको नॉलेज मिल गया, आप इनलाइटनमेंट हो गए, आप निर्वाण की ओर अग्रसर हैं, आप मोक्ष की ओर अग्रसर हैं। यही तो होते हैं साधु संत। साधु संत को लोग आपको जब आप देखते हैं, उन्हें किसी प्रकार की लालच, माया, मोह, क्रोध नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर आप लोगों को बताई जा रही है कि भाई ये चीज यहां पे गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई। लिटरली इस टर्म का मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध के जो अंतिम शब्द थे, जो लास्ट वर्ड जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स या अनुयायियों से कहा, वो यही कहा कि आपको खुद अपना प्रकाश बनना है, आपको खुद अपनी ज्योति बनना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। आपको खुद ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए खुद ही अपनी रोशनी बनना है। ये संदेश यानी इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर फोकस किया गया। हर व्यक्ति ये चीजों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बी लैम्प unto yourself as all you must work out your own liberation, यानी अपनी मुक्ति के लिए आपको ही खुद रास्ता बनना पड़ेगा, रास्ते के लिए ज्योति प्रकाश खुद को ही ढूंढना पड़ेगी। ठीक है, तो ये अंतिम शब्द बताए जाते हैं बुद्ध परंपरा में, जो बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कहे। सो गाइस, द टीचिंग ऑफ द बुद्ध, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, जो देखिए बताने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बातें एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, मैं उतनी बातों को ही मेनली कवर कर रहा हूं। कहीं कहीं पर जहां पर जरूरत होती है वहां पे मैं कुछ चीजें आपको थोड़ी सी इधर उधर बता देता हूं, बट मेजरली कंसर्न यही है, मेनली कंसर्न यही है कि जो पार्ट, जितनी बातें एनसीईआरटी में है उनको पहले कवर किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से आपके सीयूईटी में क्वेश्चन आएंगे, वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव डन अनदर टॉपिक, दैट इज फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, यानी बुद्ध के अनुयायी। So guys, now we have to discuss on the particular topic, that is the followers of the Buddha, यानी बुद्ध के अनुयायियों के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ, उन्होंने अपने sermons डिलीवर करना शुरू किए और बहुत ही जल्दी उनके कई सारे अनुयायी बन गए, उनके कई सारे फॉलोअर्स बन गए। और ये जो फॉलोअर्स बने, इन फॉलोअर्स का जो ग्रुप बना, जो संघ बना, जो ऑर्गेनाइजेशन बना, उसे हम बुद्ध संघ के नाम से जानते हैं। बुद्ध संघ जिसे स्टेब्लिश किया गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में। तो धीरे धीरे उनके अनुयायियों का जो ग्रुप बना उसे बुद्ध संघ के नाम से जाना गया। ठीक है, इस बुद्ध संघ में कई सारे ऐसे मॉन्क थे, ऐसे साधु थे, संत थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध की बातों को, उनके सिद्धांतों को टीच करना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू कर दी। उन्हें हम श्रमण के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? उन्हें श्रमण कहा जाता है। ये जो श्रमण थे, ये बौद्ध धर्म के भिक्षु के रूप में आप इन्हें समझें, साधु के रूप में समझें, मॉन्क के रूप में समझें, जो बहुत ही सादा, सिंपल, साधारण जीवन जीते थे। ठीक है, बहुत ही साधारण जीवन ये जीते थे। इवन एक दिन में इन्हें कितना डोनेशन लेना है, कितनी भिक्षा लेनी है, ये भी डिसाइड होता था। ठीक है, इनके पास सिर्फ एक कटोरा होता था जिसमें ये अपनी भिक्षा लेते थे पब्लिक से, लोगों से, जनता से, और कितनी लेना था वो भी निर्धारित था। वो सारे नियम सुत्त पिटक के अंदर कंपाइल किए गए हैं, आपको सोर्स में एक बॉक्स में दिख जाएगा बुक के अंदर। तो जैसे अगर उन्हें एक कंबल उन्हें दिया गया है, तो वो कंबल को उन्हें लगभग 6 सालों तक यूज करना पड़ता था। ठीक है,
एक दिन में एक फैमिली से अगर उन्होंने भिक्षा ली तो कितनी लेना, उसका भी अमाउंट फिक्स हुआ करता था। अगर आपने ज्यादा ले ली है तो आपका जो सही बिहेवियर है, राइट, जो आपका बिहेवियर है वो ये है कि आप उसमें से भी दूसरे साथी को आप क्या करेंगे, देंगे। ठीक है। अगर आप किसी बिहार में जाते हो, बिहार मतलब जिस जगह पर भिक्षु लोग रहते थे, तो वहां पर आपका आचरण कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो वो सारी बातों को, वो सारे रूल्स को बताया गया था किसके लिए, समन से, यानी जो साधु संत थे बुद्ध धर्म के। तो यहाँ पे जो मेल मॉन्क होते थे, मेल जो एस्केटिक्स होते थे बुद्धिज्म में, उन्हें क्या यहाँ पे टर्म यूज की गई है, समन्स। ठीक है, मेल। अब भाई समन्स के लिए जैसे मैंने बताया कि पूरी तरह से ये डिपेंड है किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर। उनसे ये डोनेशंस ले रहे हैं, भिक्षा ले रहे हैं, तब जाकर इनका जीवन चल रहा है। इसीलिए इनके लिए जो टर्म यूज की गई है वो क्या है, भिक्षु। क्या टर्म यूज की गई है, भिक्षु। ठीक है, ये बात आप लोग समझे। सो एज दे लिव्ड ऑन आर्म्स, यानी ये भिक्षा के ऊपर डिपेंड है, आर्म्स के ऊपर डिपेंड है, दे वर नोन एज भिक्षुस, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भिक्षु कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो भाई फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हो कि इनिशियल या अर्ली पीरियड में जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ तो मेल या मेन को ही इसमें शामिल होने की अनुमति थी, वुमेन्स को बुद्धिज्म में एंट्री नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध को उनके सबसे फेवरेट डिसिपल आनंद के द्वारा समझाया गया, एडवाइस दी गई। उसके बाद फीमेल्स को, वुमेन्स को भी बुद्धिज्म में शामिल किया जाने लगा। और फर्स्ट फीमेल जो बुद्धिज्म में शामिल हुई वो उनकी ही फोस्टर मदर, यानी उनकी ही जो फोस्टर मदर थी, पालन पोषण करने वाली जो उनकी मां थी, यानी कि प्रजापति गौतमी, वो पहली फीमेल थी जो बुद्ध संघ में शामिल हुई थी। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोग देखें कि वुमेन इन बुद्ध संघ, इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघ, संघ में सिर्फ मेन अलाउड थे, वुमेन्स को एंट्री नहीं थी। लेकिन बाद में उन्हें भी अनुमति मिली, जैसे मैंने बताया, आनंद की एडवाइस के बाद। और फर्स्ट वुमेन जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। अब जब वुमेन्स की एंट्री हुई तो जैसे हमने मेल की बात करी, समन्स जिन्हें कहा जाता था, ठीक है, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाते थे, टीच किया करते थे पब्लिक में। उसी तरह जब हम वुमेन्स की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो ऐसी वुमेन्स बुद्धिज्म, बुद्ध संघ के अंदर की ऐसी महिलाएं जो अगेन वही काम करती हैं, यानी शिक्षा देने का काम करती हैं, टीचिंग का काम करती हैं, गौतम बुद्ध की प्रिंसिपल्स को, शिक्षाओं को जब वो आगे बढ़ाती, स्प्रेड करती है और टीच करती हैं। और ऐसी वुमेन्स को कहा जाता है थेरी। क्या कहा जाता है, थेरीस या थेरी। ठीक है। अब ये जो थेरीस हैं, इन्हें आगे चलकर क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इन्हें आगे चलकर लिबरेशन ये गेन करती हैं। तो यहां पे ध्यान रखें, मेल जो मॉन्क होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, समन्स या भिक्षु, और जो वुमेन होती हैं जो टीचिंग का काम करती है उनके लिए जो टर्म है वो है थेरीस। समझ गए। तो यहां पे देखिए, वुमेन्स हु एंटर्ड द संघ, महिलाएं जो संघ में शामिल हुई और जो क्या बनी, टीचर्स बनी, धम्म का मैसेज उन्होंने, बुद्ध धर्म का मैसेज उन्होंने स्प्रेड किया, एंड वेंट टू बिकेम थेरीस। तो उन्हें क्या कहा गया, थेरीस कहा गया। ठीक है, थेरीस वुमेन्स के लिए, मेन के लिए, पुरुष के लिए समन्स। सो और रिस्पेक्टेड वुमेन हैड अटेन्ड लिबरेशन, इन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो ये बात ध्यान रखें। तो यहां पे आप लोगों ने वुमेन और मेन जो भिक्षु भिक्षुणी थे उनके बारे में देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर पॉइंट, दैट इज फॉलोअर केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप। जैसे बुद्ध संघ में जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, अलग अलग क्लास के लोग थे। इनमें राजा भी थे, इनमें व्यापारी भी थे, इनमें किसान भी थे, इनमें वैश्य भी थे, इनमें शूद्र भी थे। तो सभी सोसाइटी के अलग अलग कम्युनिटी के लोग बौद्ध संघ में शामिल हुए। लेकिन एक बार जब शामिल हो गए तो किसी प्रकार के डिफरेंशिएशंस की कोई गुंजाइश नहीं थी, भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि सभी को अपनी सोशल आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ता था। ठीक है, जो भी बौद्ध संघ में शामिल हुआ उसे अपनी सोशल आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ता था। तो हर व्यक्ति कॉमन, एकदम सामान्य, एक जैसा रहता था, चाहे राजा हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई व्यापारी हो, हर व्यक्ति एक तरह से बुद्ध संघ में माना जाएगा। तो आप लोग देखें कि वंस विद इन द संघ, एक बार संघ में शामिल हो गए, वह रिगार्डेड एज इक्वल, सभी को एक समान माना जाएगा। ठीक है, वंस विद इन द संघ ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल, ये बात आप लोग देख रहे हैं। हैविंग सेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज बिकम भिक्षु एंड भिक्षुणीज। तो भिक्षु और भिक्षुणी बनने से पहले उनकी जो सोशल आइडेंटिटीज हैं, राजा हैं, व्यापारी हैं, या जो भी हैं, उन्हें वो आइडेंटिटीज को छोड़ना होगा अगर वो एक बार भिक्षु बन गए, भिक्षुणी बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल फंक्शनिंग की। भाई बौद्ध संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, आप लोग समझ सकते हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल हैं, तो डेफिनेटली कि एक फंक्शनिंग हो रही है, एक एक्टिविटी चल रही है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं।
तो ये जो फंक्शनिंग होती थी बौद्ध संघ के अंदर, ये फंक्शनिंग जो होती थी किस तरीके से होती थी, तो बेटा ये तरीका था जिस तरीके से गण या रिपब्लिक रन हुआ करते थे। अब थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है ऑलरेडी। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है राजा किसान और नगर, राजा किसान और नगर, महाजनपदों के बारे में बात करी है। 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के महाजनपद हुआ करते थे, एक जिन्हें गण कहा जाता है, ठीक है, एक जिन्हें गण कहा जाता है, यानी ये रिपब्लिक थे, ठीक है, एक रिपब्लिक प्रकार के हुआ करते थे। और दूसरे जो थे वो क्या थे, ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक मतलब जहां पर किसका रूल था, राजा का, एक छत्र शासन, ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टेट। तो कुछ थे गण, रिपब्लिक स्टेट। गण में क्या होता था कि बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजंस लिया करते थे। तो यहां पे ए बी सी डी ई इस तरह से कई सारे लोग मिलकर क्या करते थे, डिसीजन लेते थे। तो गण जो प्रकार का स्टेट्स था उसमें एक व्यक्ति के हाथ में डिसीजन लेने की पावर नहीं थी, एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता था, कई सारे लोग, कई सारे सरदार मिलकर डिसीजन लिया करते थे। प्रॉपर्टी पर या सोर्सेस पर सभी का इन रोल हुआ करता था, इन्हें राजा कहा जाता था। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। अब बेटा जब हम बौद्ध संघ की बात करते हैं ना, तो बौद्ध संघ में भी जो इंटरनल एक्टिविटी चला करती थी वो इसके ऊपर बेस्ड थी, इस सिस्टम पर चला करती थी, गण वाले सिस्टम पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो गौतम बुद्ध भी एक गण से ही तो एसोसिएटेड थे। गौतम बुद्ध के गण का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के गण का नाम था शाक्य गण। इनके पिता शाक्य गण के ही तो क्षत्रिय थे या सरदार थे। तो बौद्ध संघ में जो व्यवस्था चलती थी वो गण पर बेस्ड थी, गण की तरह चला करती थी। यानी अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते थे, ठीक है, मिलकर सभी लोग सलाह लेकर फाइनली एक निर्णय लेते थे। और अगर मिलकर कोई चीज पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे, तो वोटिंग के जरिए चीजें डिसाइड की जाती थी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बौद्ध संघ में जो इंटरनल फंक्शनिंग होती थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, गण और संघ के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर पार्ट, रीजन ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म। अब अगेन वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट। देखिए टॉपिक हमारा एक ही चल रहा है, फॉलोअर ऑफ द बुद्धा, गौतम बुद्ध के अनुयायी, उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में आप लोग देख रहे हो कितने सारे कॉन्सेप्ट आए। यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं जो यहां पर आप लोगों को मिलेगी और टॉपिक्स को आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले फॉलोअर्स में हमने देखा कि जो मेन फॉलोअर्स होते हैं, मेन जो डिसिपल्स होते हैं, अनुयायी होते हैं बुद्धिज्म में, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर हमने क्या देखा कि वुमेन्स भी थी, तो वुमेन्स के लिए क्या क्या खास बातें थी, खासतौर से ये वाली लाइन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि जब संघ में शामिल हो गए तो क्या डिफरेंशिएशंस हुआ करते थे, अलग अलग कैटेगरी के लोग हुआ करते थे, किस तरह से फंक्शनिंग चलती थी, ठीक है, ये वाली बातें हमने देखी। तो एक ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन उस एक ही टॉपिक के अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट, सेम टॉपिक लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? यहां पर कॉन्सेप्ट आपका है कि रीजन ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के इस रैपिड ग्रोथ का कारण क्या है। ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध आइडियाज इतनी तेजी से इंडिया में स्प्रेड हुए, ठीक है, इंडिया में स्प्रेड हुए, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इस रैपिड ग्रोथ के कारण को हमें देखना है। बुद्ध धर्म का इतना तेजी से ग्रोथ जो हुआ उसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए इसके पीछे के कारण को अगर आपको समझना है तो सबसे पहला कारण तो यह है कि जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे, जो पहले से प्रचलित परंपराएं थी, जो पहले से प्रचलित परंपराएं थी, ट्रेडिशंस थे, यानी कि जो वैदिक पीरियड के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आया था, ठीक है। तो पोस्ट वैदिक पीरियड की जो परंपराएं थी, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम चला करता था, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस या नॉर्म्स चला करते थे, वो प्री एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी। अब ये जो प्री एग्जिस्टिंग व्यवस्था यानी पहले से जो प्रचलित व्यवस्था थी ना बेटा, उससे पब्लिक क्या थी, थोड़ी सी दुखी थी, उससे जनता थोड़ी सी क्या थी, कंफ्यूज थी। तो अब
इसके पीछे का कारण आप लोगों को समझ में आ गया कि एक नई परंपरा क्यों स्प्रेड होगी, क्योंकि पहले से जो परंपरा चल रही थी उससे लोगों के अंदर कुछ नाराजगी थी, उससे लोगों के अंदर कुछ कंफ्यूजन था। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो बुद्ध धर्म इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ, इसके पीछे कारण कि पहले की जो परंपराएं थी, जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ इशू थे, उसमें कुछ कंफ्यूजन्स थी। समझ में आ गई बात आप लोगों को। अच्छा, ये जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे, जैसे मैंने बोला ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, इसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, कंफ्यूजन और चेंजिंग बहुत ज्यादा थे, बदलाव बहुत ज्यादा थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा बदलाव, इस वजह से पब्लिक क्या थी, डिससेटिस्फाइड थी। तो आप लोग देख रहे हैं कि बुद्धिज्म ग्रो रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ, अच्छा रैपिडली ग्रो कर रहा है, गौतम बुद्ध के टाइम पर भी कर रहा है, यानी उनके लाइफ टाइम पर भी कर रहा है, और आफ्टर हिज इनलाइटनमेंट, सॉरी आफ्टर हिज साल्वेशन के बाद, मोक्ष या महापरिनिर्वाण के बाद भी बुद्ध धर्म बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। तो वही कारण मैंने आप लोग बताया कि as it appealed to many people dissatisfied with the existing religious practice and confused by the rapid social changes taking place around them। तो इसके पीछे का कारण जो मैंने आप लोगों को बताया कि पहला तो ये कि जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसको लेकर लोग दुखी थे, और जो चेंजिंग होती थी, जो बदलाव देखे जाते थे समाज में, उसको लेकर वो कंफ्यूज थे, कंफ्यूज बाई रैपिड सोशल चेंजेस। समाज में बदलाव देखे जाते थे, उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। समझ गए सभी लोग इस बात को? ठीक है, अब ये तो प्रॉब्लम है भाई, नई बात बताइए कि यहां पर ऐसा क्या था। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम थी प्री एग्जिस्टिंग, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा क्या था, है ना? ये तो हमने देख लिया कि प्री एग्जिस्टिंग जो कुछ इशू थे और कंफ्यूजन था, लेकिन अब प्लस पॉइंट बताइए कि बुद्ध परंपरा में ऐसे क्या प्लस पॉइंट है। तो बुद्ध परंपरा के प्लस पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध के द्वारा शिक्षा दी गई उसमें महत्व जन्म के आधार पर नहीं दिया गया, यानी बर्थ के बेसिस पर किसी का स्टेटस हाई होगा या किसी का स्टेटस लो होगा उसको नहीं इंपॉर्टेंस दिया गया। इंपॉर्टेंस दिया गया है कंडक्ट एंड वैल्यूज को। यानी आप अपने जीवन में किस तरह का व्यवहार रखते हैं, किस तरह का आपका कंडक्ट है, किस तरह के वैल्यूज आपने अपनी लाइफ में अपनाए हैं, ये चीज पर महत्व दिया गया है। ठीक है, और इसी कारण जो पब्लिक थे, जो लोग थे, वो बुद्धिज्म में क्या हुए, खिंच गए, बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष बुद्ध धर्म में शामिल हुए। उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को एडमायर किया। एक और खास चीज बौद्ध धर्म में, एक चीज जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया वो ये कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो ज्यादा एज के लोग हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस किया गया कि वो अपने से छोटे या अपने से कमजोर लोगों के प्रति क्या रखना चाहिए, उन्हें करुणा का भाव रखना चाहिए, उन्हें दया का भाव रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जिनकी ओर सामान्य पुरुष और महिलाएं जो है वो अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से बुद्धिज्म का रैपिड ग्रोथ हुई। ठीक है, तो यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि ये तो पहले की प्रॉब्लम, लेकिन नई चीजें क्या थी कि बुद्धास टीचिंग एम्फेसाइज कंडक्ट एंड वैल्यूज। ठीक है, आपके व्यवहार और आपके सिद्धांत जो हैं, वैल्यूज जो हैं लाइफ की, उस पर ये डिपेंड करता है, रेदर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। यानी बर्थ पर, जीवन आपका जन्म किसी भी जगह पर, उसके ऊपर नहीं कोई चीज बेस्ड है। ठीक है, ये है। और एक खास बात जो मैंने बताई कि छोटों और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव, इन कुछ चीजों ने, इन कुछ विशेषताओं ने लोगों को आकर्षित किया बुद्धिज्म के प्रति। समझ गए? तो यहां पर हमने बात करी किस मुद्दे के ऊपर, फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा को हमने पढ़ लिया। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक, आई थिंक वी हैव द अनदर टॉपिक स्तूपा। तो अब हम आते हैं, हमने गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी शिक्षा कैसे हुई, उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, उन्हें एनलाइटनमेंट को देखा, नॉलेज को देखा, उनकी टीचिंग्स को समझा, और एट द एंड हमने उनके फॉलोअर्स के बारे में बात की। नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक दैट इज द स्तूपा, यानी स्तूपों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। स्तूपों के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। आप सभी जानते हैं कि स्तूप रिलेटेड है बुद्धिज्म से, पूरी तरह से एसोसिएटेड है बुद्धिज्म से, और ये अर्ली बुद्धिज्म जब था, बुद्धिज्म का जब प्रारंभ हुआ था, उस समय पर स्तूपों को बनाया जाने लग गया था। यानी दिस मॉन्यूमेंट और दिस
आर्किटेक्चर इज एसोसिएटेड टू अर्ली बुद्धिज्म, लेकिन बाद में भी फिर इन्हें काफी वास्ट स्केल पर बनाए गए। इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे स्तूप हैं, अलग अलग लोकेशंस पर फाउंड किए गए, फाइंड किए गए, इवन कुछ पाकिस्तान में भी मिले हैं, यानी इंडिया के आसपास स्तूप मिले हैं। तो स्तूपों का एक मैप आपके बुक के अंदर मिलेगा और वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मैप में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैप में आप पॉइंट करिए कौन सा स्तूप कहां पर है बुद्धिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, जो मुख्य बुद्धिस्ट साइट बुद्ध धर्म के स्थान है। इस तरह से मैप में बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा कि भाई बुद्ध साइट को आप मैप में पॉइंट करिए, स्तूप को पॉइंट करिए, तो आपको देखना है, ठीक है। कुछ मेजर साइट्स में बता देता हूं जो एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध के जीवन से, जैसे लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, श्रावस्ती सबसे ज्यादा सेरेमन्स उन्होंने डिलीवर किए थे श्रावस्ती में, सारनाथ जहां पर उन्होंने बुद्ध संघ को फाउंड किया, स्थापित किया, ठीक है, बराबर बोध गया जहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, भारूत जहां पे एक स्तूप है, तो ये भारूत जो है ये वो जगह है जहां पे बुद्धिज्म का एक स्तूप मिलेगा, सांची जहां पर एक स्तूप है। इसके अलावा आप लोग देखें अमरावती जहां पर एक स्तूप मिला है, ठीक है। देन बाकी भी कई सारी जगह हैं जैसे अजंता, नासिक, कारले में एक बौद्ध धर्म का चैत्य है, चैत्य क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अजंता और नासिक में केव्स हैं, गुफाएं हैं, एसोसिएटेड हैं बुद्धिज्म से। तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जो बौद्ध धर्म के मेजर बुद्धिस्ट साइट से, मुख्य बुद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द टॉपिक स्तूप में हम कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे कि we have seen that Buddhist ideas and practices, हमने ये देखा कि बुद्ध परंपराएं, बुद्ध विचार जो थे, बुद्ध परंपराएं जो थी वो स्प्रेड हो रही थी, वो फल फूल रही थी, वो आगे बढ़ रही थी, साथ साथ में अन्य परंपराओं जैसे जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म। तो बुद्ध आइडियाज और बुद्ध प्रैक्टिसेस क्या हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, प्रोसेस में बढ़ रहे थे, और ये डायलॉग या प्रोसेस ऑफ डायलॉग इनका चल रहा था विद अदर ट्रेडिशंस, अन्य परंपराओं के साथ ही फल फूल रहे थे, डायलॉग यानी डिस्कशन या बातचीत, या फिर उनके साथ कंपेटिबली आगे बढ़ रहे थे। तो अन्य परंपराओं में जैसे कि कौन कौन सी है, ब्राह्मण्स हैं, जैन हैं, और भी कई सारे सेवरल ट्रेडिशंस लाइक आजीवक संप्रदाय भी उस समय पर हुआ करता था। तो बुद्ध आइडियाज, बुद्ध फिलोसॉफीज, बुद्ध प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस साथ साथ आगे बढ़ रहे थे विद द अदर ट्रेडिशन, ठीक है। नॉट all of whose ideas and practices were preserved in text, ठीक है। तो सभी के साथ ये स्प्रेड हो रहे थे, सभी के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। इनमें से कुछ चीजों को तो टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया गया, खासतौर से अब यहाँ पे ट्रेडिशंस की बात हो रही, परंपराओं की बात हो रही है। टीचिंग्स को तो हमने देख लिया, गौतम बुद्ध इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उनके बारे में तो चीजों को देख लिया, लेकिन जब हम परंपराओं की बात करते हैं, प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो जब हम इन प्रैक्टिस और परंपराओं की बात करते हैं, उन्हें कभी कभी तो टेक्स्ट के अंदर उन्हें मेंशन किया गया, ग्रंथों में लिखा गया, लेकिन कई सारी परंपराएं जिन्हें ग्रंथों में नहीं लिखा गया। बात समझ में आ रही है? तो उन प्रथाओं को, उन प्रैक्टिसेस को समझने के लिए या उन्हें जानने के लिए हम कोशिश करेंगे किन चीजों को देखने की, आर्किटेक्चरल यानी बिल्डिंग्स, इमारतें, मूर्तियां, वहां पर हमें इस तरह की प्रथाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, यानी बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि नॉट ऑल हुज आइडियाज, यानी सारे के सारे जो आइडियाज और प्रैक्टिसेस हैं उन्हें टेक्स्ट के अंदर प्रिजर्व नहीं किया गया है। तो क्या करें फिर? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे उन प्रैक्टिसेस को, उन आइडियाज को समझने के लिए। और यहां पे आप लोग देखें सम ऑफ दीज, कुछ इस तरह के जो आइडियाज हैं, इंटरेक्शंस हैं, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, इन वे इन विच सेक्रेड प्लेसेस, पवित्र स्थानों से, केम टू बी आइडेंटिफाइड। तो हम इस तरह के जो प्रैक्टिस, प्रथाएं, आइडियाज हैं उन्हें कुछ पवित्र स्थानों से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां से भी आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्तूप यानी स्तूपास, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव द पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सेक्रेड। अब प्राचीन समय से ही, अर्ली पीरियड से ही, प्राचीन समय से ही लोग कुछ स्थानों को पवित्र स्थान के रूप में मानने लग जाते थे। कुछ ऐसे लोकेशंस, कुछ ऐसे स्थान होते थे जिन्हें लोग ये मान लेते थे कि ये एक सेक्रेड प्लेस है, ये एक पवित्र स्थान है। उनकी कुछ खास बातें होती थी, कुछ खास क्वालिटीज होती थी, जैसे बहुत ही नेचुरल प्लेस है, बहुत ही ज्यादा हरियाली है, माउंटेनियस रीजन है, पर्वत
वहां पर दिखाई देते हैं, हिल्स वहां पर दिखाई देते हैं, वहां पे एक रेलिंग बन जाती है, वेदिका बन जाती है। तो ऐसे अगर कोई नेचुरल प्लेस होता है तो अर्ली पीरियड से ही ये मान्यता या ये टेंडेंसी होती है कि दिस प्लेस इज सेक्रेड प्लेस। ये हमारे सोसाइटी में पहले से ही चला आ रहा था, ठीक है। तो यही चीज आप लोगों को बताई जा रही है कि फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, यानी प्रारंभिक समय से ही लोगों की ये टेंडेंसी थी रिगार्ड सर्टेन प्लेस एज सेक्रेड, की कुछ जगह जो है वो सेक्रेड है, लेकिन कुछ बातें हैं, खास चीजें, विशेषताएं, जैसे कि विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम वर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज चैत्य। अब कुछ स्थान जिन्हें चैत्य के रूप में, अब ऐसा जो कुछ जगह होती है उसे चैत्य के रूप में माना जाता है। चैत्य यानी एक धार्मिक स्थान, एक सेक्रेड प्लेस। बुद्धिज्म में जो सेक्रेड प्लेस होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया जो एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध से, उन्हें चैत्य कहा जाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्ध साहित्य में बहुत सारे चैत्य को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चैत्य मतलब एसोसिएटेड टू बुद्धिज्म, और जो किसी धार्मिक स्थान या सेक्रेट प्लेस के रूप में माने जाते हैं। जैसे जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध गया। दीज ऑल द सेक्रेट प्लेसेस इज कैन बी आइडेंटिफाइड एज द चैत्यास, जिन्हें जैसे कार्ले का चैत्य मैंने आपको बताया। तो चैत्य जो है जगह, उनके बारे में बुद्ध ग्रंथों में मेंशन किया गया है, सेवरल चैत्य के बारे में। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड प्लेस एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ, जो बुद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन से भी संबंधित है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो बेटा यहां पर जो सेक्रेट प्लेस की बात हो रही है, जो पवित्र स्थानों की बात हो रही है, प्रारंभ एक काल से ही हम कुछ स्थानों को सेक्रेट प्लेस के रूप में मानते थे, लेकिन वहां पे कुछ खास विशेषताएं होती थी, नेचुरलिटी, नेचुरल एनवायरनमेंट वहां पर होता था, हिल्स वगैरह होती थी, वेदिकाएं पत्थरों की जो वह बन जाया करती थी, रेलिंग बन जाया करती थी, ठीक है। ये कुछ चीजें अब हमने यहाँ पे बौद्ध धर्म में जैसे कि चैत्य माना गया इस तरह का प्लेस। आगे बढ़ते हैं। अब चैत्य के अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं, वाई वर द स्तूपास बिल्ट, और दूसरे जो चीजें हैं वो स्तूप हैं। तो अब स्तूपों के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो पहला ही 7.1 आपका सब टॉपिक आ रहा है, उसमें क्या बोला, पूछा जा रहा है कि स्तूप क्यों बनाए गए, वाई वर द स्तूपास बिल्ट, स्तूप क्यों बने। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चंस आप लोग जानते हो ना पहले से ही, जब हम पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे थे, तो पार्ट 1 में जब हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा था ग्लिम्स ऑफ सांची, सांची का की एक झलक, तो उसमें हमने स्तूप की ही बात करी थी, और फिर कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चन देखे थे कि स्तूप क्यों बनाए गए, किसने बनाए गए, किसके ऑर्डर पर बनाए गए, इनमें क्या होता है, ठीक है, ये किस चीज को स्टोर करके रखते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको अब मिलेंगे। और पहला ही क्वेश्चन ये है कि व्हाई वर द स्तूपास बिल्ट, स्तूप क्यों बनाए गए। अब इस क्वेश्चन को यहां पर आप देखेंगे। तो जैसे चैत्य के बारे में बात करी, चैत्य के अलावा कुछ और अदर सेक्रेट प्लेस है। सो देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड सेक्रेट, तो कुछ अन्य स्थान भी होते हैं जिन्हें सेक्रेट यानी पवित्र माना जाता है, और वो अन्य स्थान में कौन है, स्तूप है, ठीक है। चैत्य तो हमने देख लिया। दिस वॉज बिकॉज रिलाइस ऑफ बुद्धा। अब आपको समझ में आ गया कि जो स्तूप होते हैं उनके अंदर किन चीजों को स्टोर किया गया है, उन किन चीजों को प्रिजर्व किया गया है। तो ये जो स्तूप का डोम आपको दिखाई देता है, उसके अंदर गौतम बुद्ध के जो रिलाइस हैं, उनके जो अवशेष हैं, ठीक है, या उनसे एसोसिएटेड जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन्हें क्या किया गया है, प्रिजर्व किया गया, उन्हें क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया, ठीक है। सो दिस वाज बिकॉज रिलाइस ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के जो अवशेष हैं, सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स, यानी उनके शरीर के रिमेन्स, और ऑब्जेक्ट यूज बाय हिम, या बाकी जो ऑब्जेक्ट जो जिनको उन्होंने यूज किया, ठीक है, वर बरिड, उन्हें वहां पर बरिड किया गया, ठीक है। ये बात आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे या उसमें क्या चीज रखी गई थी, तो ये आपका आंसर हो गया। दीज वर माउंट्स नोन एज स्तूपास, तो ये जो टीले होते थे उन्हें स्तूप के रूप में जाना जाता है आज के समय। क्लियर पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर पॉइंट, द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये पॉइंट आपको बताया था कि स्तूप बनाने की जो परंपराएं हैं, हो सकता है कि बौद्ध धर्म से पहले भी चल रही हों, ठीक है, स्तूप बनाने की परंपरा हो सकता है पहले से चल रही हो, लेकिन बाद में ये किसके साथ एसोसिएट हो गई, पूरी तरह से जुड़ गई है, तो बुद्ध धर्म, यानी स्तूप जब भी नाम आएगा तो आप क्या करोगे, भाई ये तो एसोसिएटेड है किससे, बुद्धिज्म से, लेकिन मे बी कि स्तूप पहले से बनाए जाते होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंस दे कंटेंट रिलाइस रिगार्डेड एज सेक्रेट, चूंकि इनमें रिलाइस यानी जो अवशेष है उन्हें प्रिजर्व किया गया है, इसलिए इन्हें सेक्रेट यानी पवित्र माना जाता है। द एंटायर स्तूपा केम टू बी वेरेनेटेड एज एन एम्बलम ऑफ बोथ बुद्ध एंड बुद्धिज्म, और वर्तमान के समय में
वो जो स्तूप होते हैं वो पूरी तरह से गौतम बुद्ध से या बुद्धिज्म से ही संबंधित है। बुद्ध धर्म के ही स्मारक के रूप में, बुद्ध धर्म के ही धार्मिक स्थान के रूप में इन्हें जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग, बुद्ध ग्रंथों के अनुसार एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोकावदान। अशोकावदान, कई सारे कहानियां जिन्हें अवदान कहा जाता है, तो कई सारे अवदान, उसका ही एक हिस्सा जिसे अशोकावदान कहा जाता है। तो अशोकावदान एक टेक्स्ट है, आई थिंक दिस इज टिबेटियन टेक्स्ट। तो टिबेटियन एक टेक्स्ट है अशोकावदान। इस अशोकावदान के अंदर यह बात बताई गई है कि सम्राट अशोक ने, किसने? सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने जो अवशेष थे उन्हें सभी मेजर सिटीज में, सभी मुख्य नगरों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया और ऑर्डर दिया कि उन अवशेषों के ऊपर स्तूपों को इरेक्ट किया जाए, उन अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाए। तो अशोकावदान नामक जो ग्रंथ है उससे यह जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने क्या किया था, अपने लाइफ टाइम पर, अपने रूलिंग टाइम पर अवशेषों को डिस्ट्रीब्यूट किया था मेजर सिटीज में और वहां पर स्तूपों को खड़ा करवाया था, बनवाया था। अराउंड 84,000 बताया जाता है, हालांकि बहुत ही बड़ा नंबर है। सो अगर हम देखें बाई द सेकेंड सेंचुरी ईसा पूर्व, सेकेंड सेंचुरी ईसा पूर्व तक, 200 ईसा पूर्व तक अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर कुछ बड़े या इंपॉर्टेंट स्तूप बन चुके थे, जैसे भारूच, सारनाथ और सांची के जो ये स्तूप हैं, ये लगभग सेकेंड सेंचुरी ईसा पूर्व में इंडिया में स्टेब्लिश हो चुके थे, बन चुके थे। समझ गए सभी लोग इस बात को? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द अनदर पार्ट, हाउ वर द स्तूपास बिल्ट। अभी तक तो ये बात चल रही थी कि स्तूप क्या है, उनमें क्या, उन्हें क्यों बनाया गया था, ठीक है, यहां तक की बातें तो आपने समझी, और किसने बनाया ये कुछ भी आपको हल्का सा समझ में आया। नाउ वी हैव द हाउ वर द स्तूपास बिल्ट, स्तूप कैसे बनाए गए, किस तरह से स्तूपों को बनाया गया, ठीक है, यानी किसने बनाया, किसने पैसा लगाया होगा, ठीक है, ये सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। सो inscriptions found on the railings and pillars स्तूपास रिकॉर्ड। तो जब आप स्तूप को देखोगे तो स्तूप के चारों तरफ एक रेलिंग होती है, ठीक है, एक वेदिका होती है, पिलर स्टोन्स, पिलर गेट होते हैं, यानी इस तरह के आप गेट देखेंगे चारों डायरेक्शन में, ठीक है, और इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं, अभिलेख भी होते हैं। तो बेटा ये जो डोम होता है ना, ये जो रेलिंग होती है, इस रेलिंग के ऊपर, ठीक है, या जो डोम है, ठीक है, जो डोम है उस डोम के ऊपर, या फिर ये जो गेट हैं, ठीक है, तोरण द्वार हैं, उनके ऊपर बातों को इनक्रेप किया गया, उनके ऊपर बातों को लिखा गया, इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक प्रकार से, ठीक है। और जब उन इंस्क्रिप्शंस को, उन बातों को पढ़ा गया तो कुछ इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई, ठीक है। देखिए आप लोग, इंस्क्रिप्शन कहां पर मिले? रेलिंग के ऊपर मिले। कहां पर मिले? पिलर्स के ऊपर मिले, स्तूपों के, ठीक है। तो वहां पर यह पता चला कि जो डोनेशंस किए गए थे, जो दान दिया गया था, किसके लिए? स्तूपों को बनाने के लिए। किसके लिए? स्तूपों के डेकोरेशंस के लिए, उनकी सुंदरता के लिए जो डोनेशन दिए गए थे लोगों के द्वारा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। कहां से मिली भाई इंफॉर्मेशन? पता चल रहा है ना आपको, हाउ वर द स्तूपास बिल्ट, कैसे बने। तो कैसे बने इसकी जानकारी आपको स्तूपों के से ही मिलेगी। स्तूपों के जो रैलीज हैं, जो डोम है, जो इंस्क्रिप्शन है, जब उनको पढ़ा गया तो जाके पता चला, क्या पता चला कि सम डोनेशंस वर मेड बाई किंग्स, गिल्ड, भिक्षुस एंड भिक्षुनीज, कि कुछ डोनेशंस राजाओं के द्वारा दिया गया, व्यापारियों के द्वारा दिया गया, भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा दिया गया, गिल्ड जो होते हैं व्यापारियों के समूह, गिल्ड के बारे में हमने आई थिंक चैप्टर 3 में पढ़ा था, है ना। गिल्ड जो कि एक मंदसौर में एक गिल्ड आया था, जो कि गुजरात का था, जो कॉटन वीविंग का काम किया करते थे, ठीक है। तो गिल्ड यानी व्यापारियों का समूह, भिक्षुणियां, उनके द्वारा क्या किया गया? डोनेशंस दिया गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक जो पूर्वी तोरण द्वार है सांची के स्तूप का, उसमें जो बातें मेंशन की गई है, उसमें बताया गया कि एक गिल्ड था जो आइवरी यानी हाथी दांत के शिल्प कला का काम किया करता था, उनके द्वारा डोनेशन दिया गया, जिससे कि कुछ डेकोरेशंस वहां पर किए गए, सुंदरता से एसोसिएटेड कुछ काम किया गया, ठीक है। तो आप लोग देखें कि द आइवरी वर्कर्स, ये एक एग्जांपल है। आइवरी वर्कर्स जो एक गिल्ड था, फाइनेंस पार्ट वन ऑफ द गेटवे एट सांची, ठीक है, जिसके कारण या जिनके द्वारा दिए गए डोनेशन से सांची का जो एक गेट है, जो एक तोरण द्वार है, उसको बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखें हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस,
हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय द मेन एंड वुमेन, लगभग सैकड़ों दान किए गए थे महिलाओं और पुरुष के द्वारा। और इन महिलाओं और पुरुषों ने जिन्होंने डोनेशन दिए, कई बार ये अपने नाम को मेंशन कर दिया करते थे, अपने ऑक्यूपेशन को मेंशन कर दिया करते थे कि भाई ये क्या काम करते हैं। इवन वो लोग ये भी लिख दिया करते थे कि वो लोग कहाँ से आए हैं, द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम। और साथ ही साथ चलो ठीक है अपना नाम लिख दिया, अपन क्या काम करते ये लिख दिया, अपन कहाँ से आए ये लिख दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों का भी नाम वहां पर मेंशन कर दिया गया। तो बातें समझ में आई कि जो हंड्रेड्स ऑफ मेन और वुमेन ने डोनेशन दिया, वो लोग वहां पर लिखकर चले गए कि उनके नाम क्या है, वो लोग कहां से आए हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं। इवन उन्होंने अपने रिलेटिव्स के नेम भी वहां पर मेंशन कर दिए और वो आज तक वहां पर उसी तरह से लिखे गए हुए हमें मिल जाते हैं। तो हाउ वर द स्तूपास बिल्ट, किस तरह से बनाए गए, उसका एक आंसर आपको यहां पर हल्का सा मिल पाया होगा। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द अनदर पार्ट। नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्तूपास। स्तूपा का स्ट्रक्चर, एक स्तूप जो होता है उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, वो जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन करा हूं। तो एक बार और देख लेते हैं स्तूप के जो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको एक तो हॉरिजॉन्टल आपको नक्शा दिख रहा है, दूसरा डायग्राम दिख रहा है, दूसरा आपको वर्टिकल आपको एक इमेज दिख रही है। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग हिस्से बता देता हूं। देखिए, स्तूप जो होता है ये एक सेमी सर्कुलर एक माउंड की तरह है ना, अर्ध गोलार्ध की तरह है। तो ये जो अर्ध गोलार्ध हिस्सा होता है ना, ये वाला जो पार्ट, इसे बेटा हम डोम्ब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, गुंबद या अंड के रूप में इसे जाना जाता है, अंड या फिर डोम। ठीक है, गुंबद। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, इसके ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसे हर्मिका कहा जाता है। और दिस प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ गॉड, यानी देवता का निवास स्थान हर्मिका। हर्मिका के जस्ट ऊपर यष्टि होता है और यष्टि में ही यहाँ पे आपको छतरी की तरह चीजें दिखाई देती है, जिसे छतरी कहा जाता है। ठीक है, ये हर्मिका के ऊपर वाला जो मस्तूल है उसे यष्टि कहा जाता है और यष्टि के ऊपर इस तरह से छतरी होती है। ठीक है, छतरी। तो ये हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब आप स्तूप को देख रहे हैं, स्तूप के चारों तरफ एक रेलिंग लगी हुई है, पत्थरों की एक रेलिंग चारों तरफ बनाई जाती है। ठीक है, रेलिंग बनाई जाती है। रेलिंग क्या करती है, बाहरी दुनिया को इस सेक्रेट प्लेस से सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो एक रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग ने से अलग हो गया। ये रेलिंग के बीच में यहाँ पे एक प्रदक्षिणा पाथ होता है, एक रास्ता है जिसके चारों तरफ हम प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और बाकी आपको 4 तोरण द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी स्तूपों में आपको 4 तोरण द्वार 4 डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर चीजों को इंस्क्रिप्ट किया गया, नहीं इंस्क्रिप्शंस की तरह है। डोम के ऊपर भी लिखा गया है, ठीक है, रेलिंग के ऊपर भी इंस्क्रिप्ट किया गया है, तोरण द्वारों के ऊपर भी काफी इंस्क्रिप्शंस यानी सुंदर उनको बनाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। तो स्तूपों के अलग अलग हिस्से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि क्या हिस्सा है, कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। ठीक है, नाउ यहां से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सो द स्तूपास ओरिजिनेटेड ए सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड, यानी एक अर्ध गोलार्ध माउंड यानी टीले की तरह होता है, जिसे धीरे धीरे आगे चलकर ग्रेजुअली इसे क्या कहा गया, अंड के रूप में जाना गया। ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है ये और कॉम्प्लेक्स होते गए, जटिल होते गए, और कई सारी संरचनाएं उनके साथ जुड़ती गई। यानी स्टार्टिंग में तो खाली टीला बना दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ में और भी संरचनाएं बनी, जैसे रेलिंग बनी, प्रदक्षिणा पाथ बना, फिर हर्मिका बनाई गई, ईस्ट यष्टि बनाई गई, और वो जो छतरी होती है उसको बनाया गया। इस तरह से धीरे धीरे इसमें कुछ और भी पार्ट जुड़ते गए। ठीक है, बैलेंसिंग अराउंड द स्क्वायर शेप, उसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए और भी कुछ चीजें जुड़ी। तो जैसे कि हर्मिका है, यष्टि है, छतरी है, रेलिंग है, ये मैंने आप लोगों को बताया। हर्मिका द प्लेस ऑफ गॉड, जहां पे गॉड यानी ईश्वर निवास करते हैं। ठीक है, रेलिंग जो चारों तरफ सेपरेट करती है। ठीक है, और छतरी जो ऊपर होता है, यष्टि जो मास्तूल जैसा पार्ट होता है। तो दीज आर ऑल द different part of the stupas. Now come on to the another section, another concept. The early stupas were plain. देखिए, प्लेन का मतलब समतल नहीं, प्लेन का मतलब सामान्य। तो जो अर्ली स्तूपास बने, जो स्टार्टिंग में जो स्तूप बने, वो एकदम साधारण बने थे। साधारण इन द सेंस कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा कलात्मकता नहीं की गई थी, बहुत ज़्यादा कार्विंग नहीं की गई थी, बहुत ज़्यादा जैसे गेटवेज वगैरह जो हैं उनको बहुत ज़्यादा कार्विंग नहीं की गई। तो इनिशियल जो स्तूपास थे उनमें बहुत ज़्यादा फीचर्स या बहुत ज़्यादा कलात्मकता नहीं दिखाई गई थी, ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। द अर्ली स्तूपास एट सांची एंड भारूद वर प्लेन, यानी सांची और भारूद के जो स्तूप है वो सामान्य नॉर्मल बने। ठीक है, स्टार्टिंग में
एक्सेप्ट यानी उनमें सिर्फ क्या था, स्टोन की रेलिंग थी, पत्थर की जो रेलिंग होती है, और वो भी नॉर्मल जैसे एक प्रकार से जैसे बांस है, बॉम्बू जिसे बोलते हैं, या फिर लकड़ियों की जैसे रेलिंग बना दी जाती है ना, उस तरह से वो रेलिंग बनी हुई थी स्टार्टिंग में, अर्ली पीरियड में, प्रारंभ में। और गेटवेज थे, तो गेट और रेलिंग्स हुआ करती थी, वो भी नॉर्मल एकदम इस तरह की, ठीक है। जो वर्शिपर्स होते हैं, जो पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, वर्शिपर्स, इंटर्ड करते हैं ईस्टर्न गेटवे से, पूर्वी द्वार से, तोरण द्वार से प्रवेश करते हैं और प्रदक्षिणा पथ करते हैं, वो भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे आप लोग देखें क्लॉक वाइज, यानी जैसे आकाश में सूर्य परिक्रमा करता है उस तरह से। लेटर द माउंड ऑफ स्तूपास केम टू बी इलोबरेटेड, यानी लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्तूप का जो माउंड होता है, जो टीला होता है, उसे क्या किया गया, इलोबरेटली कार्व्ड, यानी उसके ऊपर कार्विंग की गई, उसके ऊपर क्या की गई, नक्काशी की गई, उसके ऊपर चीजों को कार्व किया गया, लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखें कि इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अर्ली स्तूप तो नॉर्मल थे, उनमें सिर्फ रेलिंग और गेटवेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में कार्विंग और नक्काशी वगैरह की गई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखें, अमरावती का स्तूप हो गया, या शाहजी डेरी का स्तूप जो पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि स्तूप पाकिस्तान में मिले। तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट, नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे सामने आ गया, दैट इज द डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। तो अब हम स्तूपों की खोज के बारे में बात करेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे, और उसमें भी हम दो खास स्तूप, एक सांची और दूसरा अमरावती, और दोनों के ही भाग्य के बारे में चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप लोग आज जानते हो कि वर्तमान में सांची का जो स्तूप है वो तो काफी प्रिजर्व और सुरक्षित है, एक टूरिस्ट स्पॉट या रिलीजियस स्पॉट के रूप में वो जाना जाता है। लेकिन अमरावती का जो स्तूप है वो अपनी जो महत्व है उसे खो चुका है। उसके पीछे का क्या कारण है उसको समझेंगे, क्यों सांची भाग्यशाली रहा और क्यों अमरावती भाग्यशाली नहीं रहा, उन चीजों को यहां पर समझेंगे। सो डिस्कवरिंग ऑफ स्तूपा, जिसमें हम फेट ऑफ अमरावती और सांची को समझेंगे। नाउ हेयर इज अ इमेज, यहाँ पे एक इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है बेटा, तो ये एक तोरण द्वार है सांची के स्तूप का। आई थिंक दिस इज द ईस्टर्न, जो पूर्वी तोरण द्वार है सांची के स्तूप का। आई थिंक इन वन ऑफ करेंसी नोट जो है उस पर भी इस तरह से तोरण द्वार जो है सांची का उसको दिखाया गया है। काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा वास्ट बड़ा बिल्डिंग का एक पार्ट है, ये बहुत ही सुंदर है, ठीक है। कहने का मतलब, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के 4 तोरण द्वार हैं स्तूपों में, चारों दिशाओं में। ये आप लोग हल्का सा रेलिंग देख पा रहे हैं, ठीक है। कई लोग गए होंगे सांची के स्तूप को, या सारनाथ का या बाकी स्तूप आपने देखा होगा। सांची का स्तूप बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि मैंने अभी तक मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल पाया देखने का। कभी मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कितना खूबसूरत और सुंदर ये बिल्डिंग है, यह इमारत है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द डिस्कवरिंग की बात करें तो देखिए, हर एक स्तूप का अपना एक इतिहास है, ये आप लोग जानते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा। जैसे कि स्तूप को किसने बनाया, स्तूप के अंदर किन चीजों को रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है। तो ईच स्तूपास हैड इट्स ओन हिस्ट्री, हर एक स्तूप का अपना एक खुद का इतिहास भी है। और दूसरा, स्तूपों को डिस्कवर करने का, खोजने का भी एक इतिहास है, यानी वी हैव 2 हिस्ट्रीज। हमारे पास 2 इतिहास हैं। पहला क्या, पहला कि अपना खुद का इतिहास, कि किसने बनाया भाई, किसने बनाया है, किसने डोनेशन दिया, किस चीजों को वहां पर रखा गया है, ये सब चीज हमने अभी पढ़ी, ठीक है। एज वी हैव जस्ट सीन, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। दूसरा इतिहास क्या है, दूसरा ये है कि बट देयर आर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरीज एज वेल, खोज का अपना एक अलग इतिहास है। क्योंकि भाई बहुत प्राचीन एंशियंट टाइम पर थे, बाद में सब कुछ भूल गए, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बाद चीजों को डिस्कवर किया गया। मॉडर्न टाइम में, ब्रिटिश पीरियड में स्तूप को खोजे गए, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई। अब सबसे पहले जब हम इस खोज की बात करते हैं, डिस्कवरी वाले टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अमरावती की बात करेंगे। अमरावती के स्तूप की कैसे खोज हुई। 1796 के अप्रोक्स अमरावती, ये जो जगह आंध्र प्रदेश में आती है, वहां पर जो लोकल रूलर थे, जो स्थानीय शासक थे, इन्होंने एक कोशिश शुरू करी, कि इन्होंने एक प्लानिंग करी कि नाउ ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ टेम्पल, ये एक मंदिर बनवाना चाहते थे वहां पर। और जब ये मंदिर बनवाना चाह रहे थे तो इन्हें जरूरत थी पैसे की, जरूरत थी पत्थरों की। तो इन्होंने क्या किया, पास में इन्होंने जब सर्च वगैरह किया तो इन्हें एक टीला मिला, एक गुंबद मिला, एक बड़ा सा माउंट मिला। तो इन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि इस टीले में कुछ खजाना हो, तो कुछ पैसे ही मिल जाएगा।
और जब हम खुदाई करेंगे तो पत्थर वगैरह मिल जाएंगे, उसका यूज कर लेंगे मंदिर के निर्माण में। तो इस सोच के साथ उन्होंने अमरावती का वो जो माउंट था, वो जो स्तूप था, उसमें उन्होंने कुछ डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रॉय वगैरह जो है वो काम किए। किस सोच के साथ कि भाई कुछ पत्थर मिल जाएंगे मंदिर बनाने में और कुछ खजाना मिल सकता है। ठीक है, ये इन्हें लगा। आगे चलते हैं और आगे कुछ सालों के बाद वहां पर से एक ब्रिटिश ऑफिसर निकला, गुजरा, यानी वो व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, कई सारे युद्ध वगैरह लड़े उस ऑफिसर ने, तो हो सकता है कि साउथ इंडिया में ही कोई युद्ध वगैरह लड़के कमांडर था, सैनिक था, वहां से निकला। ये व्यक्ति था कॉलिन मैकेंजी। ब्रिटिश हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो कॉलिन मैकेंजी का बड़ा रोल रहा इंडियन रियासतों के साथ युद्ध में, चाहे बंगाल के साथ युद्ध हो, साउथ इंडिया के साथ युद्ध हो। तो कॉलिन मैकेंजी नाम का जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो वहां से गुजरा, उस जगह से, उस स्थान से गुजरा अराउंड 1793। कुछ सालों के बाद 1796 का इवेंट हुआ, कुछ ही दिनों के बाद, सालों के बाद ये व्यक्ति वहां से गुजरा। जब ये व्यक्ति वहां से गुजरा तो इसका इंटरेस्ट जागा उस लोकेशन को देखकर, क्योंकि वहां पर उसने कुछ मूर्तियां देखी, कुछ पत्थरों के ऊपर कार्विंग की गई थी, कुछ ऐसी चीजों को देखा और वो काफी आकर्षित हुआ उस लोकेशन को देखकर। हालांकि उस जगह पर वो रहा, उस जगह को उसने काफी स्टडी किया और उसके बाद उसको स्टडी करने के बाद वो वहां से चला भी गया, कॉलिन मैकेंजी। लेकिन उसने जो कुछ भी वहां पर स्टडी किया वो चीज कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई, वो चीज कभी भी प्रकाशित नहीं हो पाई। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा। तो ये ड्रॉबैक्स जो है वही तो क्या है, अपोजिट हुए अमरावती के, या वो ही उनके उसके नुकसान के कारण बने। तो ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम कॉलिन मैकेंजी था वो यहां से निकला था, लेकिन उसने जो कुछ भी वहां पर स्टडी किया उसको वो पब्लिश नहीं कर पाए, उसके लेख कभी भी पब्लिश नहीं हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द ईयर 1854, 1854 में गुंटूर एक जिला आता है। कौन सा जगह आती है? गुंटूर एक जिला आता है आंध्र प्रदेश में। वहां के जो कलेक्टर थे, ठीक है, वहां के जो कमिश्नर थे, सॉरी कलेक्टर नहीं, कमिश्नर, जिनका नाम था वॉल्टर इलियट। वॉल्टर इलियट इस जगह पर आए 1854 में। वॉल्टर इलियट नाम के कमिश्नर गुंटूर जिले के वो जगह पर आए, उस अमरावती के स्तूप के पास आए, वहां पर रुके। वहां पर रुकने के बाद स्टडी किया, कई सारे ऐसे मूर्तियां, कई सारे ऐसे स्टोन्स के ऐसे कार्विंग वाली जो चीजें थी, जो कलात्मक वस्तुएं थी, उनको स्टडी किया और उनको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके वो अपने साथ मद्रास लेकर चले गए। कहां लेकर चले गए? मद्रास उन्होंने पहुंचा दिया, अपने साथ वो लेकर चले गए। तो देख रहे हो आप लोग, 1854 में वॉल्टर इलियट जो कमिश्नर थे गुंटूर के, वो विजिट करते हैं उस जगह को। ऑल्दो ही फाउंड, अच्छा चीजों को उन्होंने, कुछ चीजों को फाउंड भी किया, कुछ चीजों को वो अपने साथ लेकर भी गए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो ईस्टर्न गेटवे है, क्योंकि जैसे स्तूप में आप लोग जानते हो गेट्स होते हैं चारों दिशाओं में, तो उन्होंने वहां पर जो ईस्टर्न गेटवे है उसके रिमेन्स फाउंड कर लिए, उसके अवशेष को खोज निकाला। ये चीज भी आप लोग देखें कि ही फाउंड सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर एंड मेड डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ देम। दीज रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिश्ड। इनकी रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिश नहीं हुई। अच्छा, यहां पे इनके बारे में बात हो रही कि ये जो वॉल्टर इलियट थे, इनकी रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिश नहीं हुई। तो बात आप लोगों को समझ में आई कि इन्हें क्या क्या चीजें इन्हें मिली, क्या क्या चीजें इन्होंने वहां पर देखी। नाउ मूव ऑन टू द अनदर पार्ट। अच्छा यहाँ पे ना चीजें मिक्स हो गई थोड़ी सी, मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर हम बात कर रहे थे कॉलिन मैकेंजी की, और बीच में ये वाली लाइन जबरदस्ती आ गई, तो एक मिनट रुक जाओ। कॉलिन मैकेंजी के बारे में हम बात बाद में करेंगे, अभी हम बात कर, सॉरी वॉल्टर इलियट के बारे में बात हम बाद में करेंगे। ये वाली बात एक्चुअल में बीच में आ गई गलती से। तो यहां पर हमने इनके बारे में बात करी थी, मैकेंजी के बारे में, जो कुछ सालों के बाद वहां पर गुजरे। वहां पर उन्होंने कई सारे स्टोन स्कल्पचर्स और स्टोन से एसोसिएटेड कार्विंग के जो चीजें थी उनको देखा, उनको स्टडी किया, और लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी पब्लिश नहीं हो पाई। ये बात मैंने आप लोग बता दी था। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बात करेंगे इन वॉल्टर इलियट की। ठीक है, तो 1854 में गुंटूर के कमिश्नर वॉल्टर इलियट यहां पर आए, इस जगह पर आए, और इस जगह पर आने के बाद इन्होंने क्या किया कि कई सारे स्कल्पचर्स, सेवरल स्कल्पचर्स, पैनल्स को वो अपने साथ में लेकर कहां चले गए? मद्रास लेकर चले गए। ठीक है, ये यहां तक की बात होगी। लेकिन सबसे खास चीज जो थी वो ये थी कि ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ वेस्टर्न गेट। सॉरी, मैंने अभी ईस्टर्न बोल दिया था। पश्चिम का जो गेट है, पश्चिम का जो तोरण द्वार है, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया? उसके जो रिमेन्स है उनको डिस्कवर कर दिया। ये एक खास बात है। ठीक है, ही केम टू कंक्लूजन, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे, इस निर्णय पर पहुंचे कि इंडिया में जितने भी स्तूप बने हैं, इंडिया में जितने भी स्तूप बने, उनमें सबसे स्प्लेंडेड, सबसे विशाल, सबसे शानदार जो स्तूप है वो कौन सा था? वो था अमरावती का स्तूप।
ये बात किसने कही? वॉल्टर इलियट ने कही। ये बात ध्यान रखेंगे। तो वॉल्टर इलियट ही केम टू कंक्लूजन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपास एवर बिल्ट। नाउ कम ऑन टू द अनदर पार्ट। द सेलेब्स फ्रॉम अमरावती बिगेन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। अब यहां से देखिए 1854 की बात तो हमने करी, लेकिन 1850 से ही जो अमरावती के सेलेब्स यानी पत्थरों के ऊपर जो कार्विंग या कलात्मक जो चीजें हैं वो, और जो मूर्तियां हैं या बहुत सारी ऐसी कलात्मक जो चीजें हैं जो एसोसिएटेड है बुद्धिज्म से, उन्हें ले जाना शुरू हुआ। लोग उन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर लेकर जाने लगे। जैसे 1850 में जो ये सेलेब्स थे, ठीक है, जो खास चीजें थी अमरावती से लेकर जाई गई। और कहां लेकर ले जाया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी है वहां पर म्यूजियम वगैरह है, तो वहां पर उन्हें ले जाया गया। इसके अलावा आप लोग देखें कुछ चीजें मद्रास, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा वॉल्टर इलियट मद्रास लेकर चले गए थे, इसके या उन्होंने मद्रास पहुंचा दिया था। इसके अलावा कुछ चीजें तो यहाँ की लंदन तक पहुंच गई। और सबसे खास बात तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस इलाके में, उस एरिया में जो भी ब्रिटिश ऑफिसर अपॉइंट होता, ब्रिटिश अधिकारी अपॉइंट होता, वो अपने अपने गार्डन में सुंदरता के लिए, अपने गार्डन की ब्यूटी के लिए क्या करता? अमरावती के स्तूप के जो रिमेन्स थे, जो मूर्तियां थी, जो सेलेब थे, उन्हें अपने गार्डन में लगाता ताकि वो सुंदर दिखे। तो यहां तक इस तरह से चीजें हुई अमरावती के स्तूप के साथ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से अमरावती की जो चीजें थी उन्हें बाहर ले जाया गया। अब बात आती है एक व्यक्ति की जिनका नाम है एच एच कोल। एच एच कोल नाम के जो व्यक्ति थे, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस बात के ऊपर प्रश्न उठाया। इन्होंने इस बात को लेकर क्वेश्चनिंग की कि भाई ये तो एक प्रकार से देश की जो कलात्मक चीजें हैं, एंशिएंट ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें हैं, इन्हें जो ले जाया जा रहा है एक प्रकार से बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही ज्यादा दंडनीय, दयनीय चीजें हैं। ठीक है, सो ही रोट इट सीम्स टू बी सुसाइडल, यानी एक प्रकार से सुसाइडल की तरह है, आत्मघाती है, एंड इनफेंसिएबल यानी अस्वीकार्य है, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता इस पॉलिसी को, टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट, यानी जो एंशिएंट आर्ट है हमारे देश का, हमारी कंट्री का प्राचीन जो कला है, उसे एक प्रकार से लूटा जा रहा है। ये तो एक प्रकार से क्या है? सुसाइडल है, यानी आत्मघाती है और अस्वीकारी है जिसे ये आप लोग कर रहे हो। इस चीज को उन्होंने क्वेश्चनिंग की, प्रश्न उठाया। और इनका ये कहना था, इन्होंने ये सजेशन दिया कि भाई ऐसा है, आप एक काम करो कि जो ओरिजिनल चीज है आप उसका कॉपी बना लो, उसका प्लास्टर कास्ट बना लो और उसको आप अपने म्यूजियम में रखो, जहां रखना है वहां रखो, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है उसे उसके प्लेस पर ही रहने दो। ये इन्होंने कहा कि ओरिजिनल जो चीज है उसे अपने वास्तविक स्थान पर रहने दो, बाकी कॉपी आप म्यूजियम में रख सकते हो। ये बातें इन्होंने बताई। इनका ये जो आइडिया था ये अमरावती पर तो अप्लाई नहीं हो पाया, लेकिन सांची पर अप्लाई हो पाया, और सांची की जो ओरिजिनल चीजें थी वो वहीं पर बनी रही। और इसीलिए आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि सांची ज्यादा प्रिजर्व, सुरक्षित रहा एज कंपेयर टू अमरावती। और इसके एक कारण यह भी है कि अमरावती की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, सांची की डिस्कवरी थोड़ा बाद में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको देखेंगे। और जो कुछ भी हमने पढ़ा अभी तक उसके ऊपर बेस्ड दिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करना होगा और मैं चेक करूंगा कितने लोग आंसर दे पाते हैं। The Buddha tried to convince people through days rather than through display of supernatural power. तो बुद्ध ने अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन के बजाय खालिस्तान के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की। बुद्ध ने लोगों को किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है? क्या कोई सुपर नेचुरल पावर? तो सुपर नेचुरल पावर यानी अलौकिक शक्ति के बजाय किस तरह से? आपको इसका आंसर बताना है। रीजन एंड परसुएशन यानी तर्क से और विवेक से, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास से, मैजिकल स्पेल यानी कोई जादुई कला से, या ऑल ऑफ दी अबव। आपको इसका आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धास टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टोरीज फाउंड मेनली इन। बुद्ध की शिक्षाओं को पुनर्लिखित यानी रिकंस्ट्रक्ट किया गया है उन कहानियों से, उन स्टोरीज से जो मेनली कंपाइल की गई हैं। कहां पर? सुत्त पिटक में, महापरिनिर्वाण सुत्त में, या फिर बुद्ध चरितम में, या फिर अशोकावदान में। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कमेंट करना होगा आपको। यू हैव टू पुट द आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक। एंड द अनदर क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट टीचिंग हैव बीन, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन,
What does theories means? theories का क्या मतलब होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म? बुद्ध धर्म के कॉन्टेक्स्ट में theories शब्द का क्या मतलब है? वुमेन हु हैड अटेन इन लिबरेशन, ऐसी महिलाएं जिन्हें लिबरेशन यानी मोक्ष मिल गया हो. वुमेन हु एंटर्ड द संघ, ऐसी महिलाएं जो संघ में शामिल हुई हो. बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव. अगेन यू हैव टू पुट द आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स. नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन. द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द बुद्ध संघ वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ. बौद्ध संघ की जो आंतरिक गतिविधि थी, जो एक्टिविटीज थी, वो किस तरह से रन होती थी? ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, ओलिग्रेसी थी, संघ या गण की तरह, या फिर नन ऑफ द अबव. सो यू हैव टू पुट द आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स. नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स इन बुद्धिज्म, तो बुद्ध धर्म में जो भिक्षु भिक्षुणियों के रूल्स थे, फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड अ मॉन्क यूज अ न्यू ब्लैंकेट्स एटलीस्ट? एक बौद्ध भिक्षु को कम से कम कितने सालों तक एक नए ब्लैंकेट को यूज करना था? रूल्स रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया विनय पिटक के अंदर कंपाइल थे. 3 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल. अगेन आपको इसका आंसर बताना है. अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड portions of the Buddhas realized to every important town and ordered the construction of stupas over them. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक किसी टेक्स्ट के अंदर, ग्रंथ के अंदर ये बात मेंशन की गई कि अशोक ने बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हें सभी इंपॉर्टेंट सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया और आदेश दिया कि उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाए. तो आपको उस टेक्स्ट का नाम बताना है, वो कौन सा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वॉज, सबसे ज्यादा विशाल और शानदार स्तूप किसे माना गया है, बोला गया है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, सांची, अमरावती, शाहजी की डेहरी, या फिर भूमरा. सो अगेन आपको इसका आंसर देना होगा. द न्यू ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड एज, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि बौद्ध धर्म की जो नई परंपरा है, जो न्यू ट्रेडिशन है, जो न्यू सेक्ट है, उसे किस नाम से जाना जाता है? श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, या फिर महायान. अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है. 2 मिनट समरी हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं. हमने यहां पर पढ़ा था बुद्ध एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, बुद्ध के द्वारा किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की खोज हुई. टीचिंग ऑफ द बुद्ध की जो शिक्षाएं, कहां से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, क्या उनका मानना था सोसाइटी, समाज के बारे में. फॉलोअर ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के जो अनुयायी, उसमें हमने मेल फीमेल की बात करी. फिर इक्वलिटी जैसे थी, सभी वर्ग के जो लोग थे, और कितनी तेजी से बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ ये हमने देखा. देन स्तूपास क्या होते हैं, स्तूपास क्यों बनाए गए थे, ये सारे एसोसिएटेड उस बुद्ध स्तूप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सारी चीजों को हमने स्तूप वाले टॉपिक में पढ़ा. एंड देन एट द एंड द डिस्कवरिंग ऑफ स्तूपा, जिसमें हमने अमरावती और सांची के स्तूपों की बात करी. तो बेटा यहां पर हमने ये सारे टॉपिक्स थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया. एट द एंड हमने एमसीक्यूज कर लिए. तो यहां पर इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में, कुछ टॉपिक्स हालांकि अभी बचे हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए. तो अगले सेशन में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बने रहें सीयूईटी वाला पर. थैंक यू सो मच. गए नहीं आप यार, फिर से बंद करवाऊं. बंद करना है, बंद करना है रिकॉर्डिंग. ओ